रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का यूनिट स्टार्ट किया था जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर के हवाले से। पार्ट 1 हमने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, जिसमें हमने जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो भी स्ट्रक्चर आते हैं उसकी एनाटॉमी नॉर्मल फंक्शन के हवाले से बात की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो डिसऑर्डर होते हैं, जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हैं, उनके हवाले से आज हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मोर नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सारा नॉलेज मौजूद है और बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है। और बस आप लोग सीखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी सिस्टम में हमें पता था कि क्या क्या चीज़ें आती है। 2 किडनी आती है, यूरेटर्स आते हैं, 1 ब्लडर आता है, यूरेथ्रा आता है, ठीक है। अब इसी यूरिनरी जो ट्रैक्ट हैं, अगर इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो इसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। वो इन्फेक्शन फाउंड विद इन द यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। इन कहीं पे भी, चाहे वो किडनी, चाहे यूरेटर्स, चाहे ब्लडर, चाहे यूरेथ्रा, कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये किसकी वजह से हो सकता है? बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, फंजाई की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है। ज़्यादातर इफ़ेक्ट वुमेन, मतलब फ़ीमेल को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। फ़ीमेल को सबसे ज़्यादा यूटीआई इन्फेक्शन, उसका सबसे बड़ा वजह क्या है? क्योंकि उनका शॉर्ट यूरेथ्रा होता है। तो शॉर्ट यूरेथ्रा होने की वजह से इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मेल के मुकाबले में फ़ीमेल में यूटीआई इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि शॉर्ट यूरेथ्रा होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन नोज़ोकोमल इन्फेक्शन, ज़्यादातर जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? कहते हैं नोज़ोकोमल इन्फेक्शन। नोज़ोकोमल इन्फेक्शन को दूसरा नाम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये बंदा है, ठीक है, और ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कितने इसको चेस्ट इन्फेक्शन का मसला है, लेकिन ये जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 48 घंटे बाद इसको डायग्नोज हुआ कि इसको यूटीआई भी है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? नोज़ोकोमल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। अगर एक शख्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो और कम से कम 48 आवर हो जाए, एक मसले के लिए वो एडमिट हो, लेकिन उसको दूसरा मसला भी हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर वो डायग्नोज दूसरा मसला उससे मतलब उससे पहले नहीं हो, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए एडमिट है, लेकिन 48 घंटे बाद वहाँ पर उसको क्या हुआ? यूटीआई इन्फेक्शन भी काज हुआ। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, उस स्टाफ की वजह से हो सकता है, वहाँ की इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, कोई और मसले की वजह से हो सकता है, लेकिन इस तरह अगर होता है तो इसको नोज़ोकोमल इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यूटीआई के 2 हिस्से होते हैं, एक यूरिनरी ट्रैक्ट के 2 हिस्से होते हैं, एक अपर एक लोअर। अपर में किडनी और जो यूरेटर्स होते हैं वो आते हैं। देखो, फिर लोअर की बात करते हैं। यहाँ पर इसमें जिस तरह स्लाइड में बताया गया उस तरह हम बात करते हैं। लोअर यूटीआई की बात करें तो वहाँ पर यूरेथ्रा आता है, ठीक है, और ब्लडर आता है। अगर यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन हो तो यूरेथ्राइटिस कहलाया जाता है, यूरेथ्राइटिस, ठीक है। जहाँ पर भी ये ITIS का वर्ड्स आ जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? ये एक इन्फ्लेमेशन को शो करता है। यूरेथ्रा के अंदर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्राइटिस, ठीक है। और अगर ब्लडर के अंदर कोई इन्फेक्शन और या कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टाइटिस कहलाया जाता है, ठीक है। अभी अपर यूटीआई के अंदर क्या आता है? यूरेटर्स आते हैं, 2 यूरेटर्स जो होते हैं, और किडनी आता है। अगर किडनी के अंदर यूरेटर के अंदर जो यूरेटर्स 2 पाइप आए होते हैं, किडनी की तरफ से जो पाइप आए होते हैं, इनके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, दैट इज़ कॉल्ड, या इन्फ्लेमेशन होती है, इसको हम यूरेटिस कहलाया जाता है। यहाँ पर TH का फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, यूरेटर और यूरेथ्रा, ठीक है, इन दोनों चीज़ें सिमिलर वर्ड्स हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। अच्छा, अपर यूटीआई में दूसरा आता है किडनी। किडनी के अंदर अगर इन्फेक्शन हो या किडनी के अंदर कोई भी मसला हो तो उसको नेफ्राइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस कहलाया जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन हो जाए ना किडनी के अंदर तो उसको पॉलीनेफ्राइटिस कहलाया जाता है। अच्छा, अभी यहाँ पर 2 चीज़ें लिखिए।
इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, मैं थोड़ा इसको मिटा दूं ताकि ये कन्फ्यूजन काज ना करे। अच्छा, ये अनकॉम्प्लिकेटेड लोअर एंड अपर यूटीआई वी कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉमन इन द यंग वुमेन, कॉम्प्लिकेटेड लोअर एंड अपर यूटीआई often the nosocomial या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड रिलेटेड टू द कैथेटराइजेशन। देखो सिंपल जहन में रखना, चाहे किसी भी एक शख्स है, ठीक है, इसको चाहे अपर यूटीआई हो चाहे लोअर यूटीआई हो, ये अनकॉम्प्लिकेटेड होगी, मतलब ज़्यादा तो नुकसान नहीं। कब अनकॉम्प्लिकेटेड होगी? अगर ये कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो, मतलब उसको घर में या उसके कम्युनिटी में, वहाँ से अगर वो घर में है तो उसको वहीं से कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो और उसकी वजह से उसको यूटीआई इन्फेक्शन है, तो अगर चाहे वो अपर हो चाहे लोअर हो, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड मतलब वो उसके घर में या उसके इलाके में वहाँ से उसको, तो ये इतना नुकसानदेह नहीं होता, अनकॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना वो नहीं होता। लेकिन अगर किसी शख्स को हॉस्पिटल की वजह से होता है, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में होता है, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो ये शख्स है चेस्ट इन्फेक्शन की तरफ गया, चेस्ट इन्फेक्शन है इसको और ये हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ, ओल्ड एज है, तो बार बार वॉशरूम नहीं जा सकता, तो नर्स ने क्या किया, इसको कैथेटराइजेशन कर दिया, कैथेटर लगा दिया। तो उस कैथेटर को वो जब लगा रही थी उसने गलत तरीके से लगाया, प्रॉपरली सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल नहीं किया, प्रॉपर सफाई का ख्याल नहीं किया, तो उस कैथेटर की वजह से क्या हुआ, उसको भाई इन्फेक्शन काज हुआ, यूटीआई। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन चीज़ों को ज़रा जहन में रखना, कॉम्प्लिकेटेड कौन सा हो सकता है, अनकॉम्प्लिकेटेड कौन सा। हॉस्पिटल से लगेगा तो वो कॉम्प्लिकेटेड और नुकसान पहुँचा सकते हैं, मज़ीद ख़तरे वाली बात हो सकती है। कम्युनिटी से अगर लगा हो यूटीआई तो वो नॉर्मली वो ठीक हो जाता है, ठीक है। वैसे तो दोनों ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन होती है फिर। अच्छा, इसको थोड़ा साफ कर दूं, हो सकता है कि ये लेक्चर आज थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए। अच्छा, फिर अपर यूटीआई के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई। अपर यूटीआई की बात हो रही है, लोअर यूटीआई की, तो उसमें सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस, ये अभी इन यूटीआई के अंदर चाहे वो अपर हो चाहे लोअर हो, दोनों की बात हो रही है। यूरेथ्राइटिस एंड सिस्टाइटिस। यूटीआई इज़ अ टर्म बीइंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इफ़ अगर इन अ यंग वुमेन। अच्छा, फिर ये तो तमाम चीज़ें जो हमने बात की, तो ये भी ये यूटीआई के अंदर आती है, चाहे वो ब्लडर के अंदर इन्फेक्शन हो, चाहे वो यूरेथ्रा के अंदर हो, चाहे यूरेटर्स के अंदर हो, चाहे किडनी के, तमाम ये यूटीआई के साथ आती है। फिर यहाँ पर लिखा है भाई ये कॉम्प्लिकेटेड कब होती है, अगर किसी यंग वुमेन को हो, कम्युनिटी एक्वायर्ड नोसोकोमल एंड कैथेटराइजेशन। तो ये जो होती है ना, ये यंग वुमेन को, तो ये लाजमी बात है, मैंने आपको ज़्यादातर पहले ही बताया कि वुमेन को इस वजह से होती है, ज़्यादातर को शॉर्ट यूरेथ्रा की वजह से, ठीक है, वो फिर देखी जाती है। कुछ बाज़ ऐसे भी होते हैं कि जो कम्युनिटी एक्वायर्ड होती है वो भी कभी कभी इस तरह होती है, इतनी सीवियर हो जाती है कि वो भी, उसके भी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो नोसोकोमल कैथेटराइजेशन भी है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इफ़ अगर हो सकती है बताया गया, ठीक है। अच्छा, अभी यूटीआई के काज बता रहे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात होती है तो यहाँ पर इकोलाई की बात होती है। इकोलाई जो होते हैं मोस्ट कॉमनली इकोलाई फ्रॉम द जीआई सिस्टम। देखो ये हमारे तो जीआईटी ट्रैक है ना, जीआईटी यूरिनरी ट्रैक की बात नहीं करा, जीआईटी के अंदर नॉर्मल इकोलाई मौजूद होते हैं। ये बेसिकली हमारे जीआईटी की प्रोटेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। अगर बिलफर्ज ये जो जीआईटी की जो इकोलाई है, ये जो बैक्टीरिया है, अगर ये वहाँ से पेरिनियम वहाँ से इस साइड पे आ जाती है, क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आ जाती है, अगर प्रॉपर हाइजीन, फॉर एग्जांपल एक शख्स है या छोटा बच्चा है, प्रॉपर उसकी सफाई नहीं की जा रही है, ठीक है, उसको एग्जांपल के तौर पर पेम्पर पहनाया जा रहा है, तो उससे क्या होता है, जब वो स्टूल पास करते हैं तो उसके अंदर भी मौजूद होते हैं ना, तो उस गंदगी की वजह से अगर वो प्रॉपरली साफ़ ना किया जाए, एक फीमेल छोटी बच्ची की बात कर रहा हूँ, तो उससे होता क्या है, तो ये जो जीआईटी के अंदर जो इकोलाई थी, बैक्टीरिया थी, वहाँ से निकलकर उस फैलने की वजह से वो यहाँ पर गंदगी की वजह से यहाँ पर आ जाती है। इसका इस इकोलाई के एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पिली कहते हैं, PILI, पिली के नाम से इनका एक स्ट्रक्चर होता है, पैर जैसे होते हैं, तो उनके ज़रिए ये चिपक जाती है, जैसे वहाँ से आती है जीआईटी से स्टूल के ज़रिए निकलती है और फिर स्किन के साथ अटैच होती है, फिर यूरेथ्रा के अंदर जो है वो इन हो जाती है, तो वहाँ की जो म्यूकोसल मेम्बर है उनके साथ चिपक जाती है, फिर ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, जैसे जैसे जो ऊपर की तरफ जाती है यूरेथ्रा या ब्लडर ऐसे, तो वहाँ पर ये इन्फेक्शन काज कर देती है। तो ये एग्जाम्पल जहन में लाजमन रखना है, ठीक है। अच्छा,
दूसरी बात है हार्मोन चेंज इन अ प्रेगनेंसी। ये जो स्लाइड है इसको ज़रा अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है और समझने की कोशिश करना। हार्मोन चेंज इन प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, बर्थ कंट्रोल पिल्स चेंज द नॉर्मल फ्लोरा। देखो ये ध्यान में रखना, प्रेगनेंसी की वजह से भी ये हो सकता है, मेनोपॉज की वजह से भी हो सकता है। इसमें ये होता है क्या है, मसला ये होता है हार्मोन प्रेगनेंसी के अंदर कुछ चेंजिंग वगैरह आ जाती है, तो उन हार्मोनल चेंजिंग की वजह से भी क्या होता है कि जो नॉर्मल जो म्यूकस की जो लाइनिंग होती है, जो यूरिनरी सिस्टम की जो म्यूकस की लाइनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उनकी डिस्टर्ब होने की वजह से, हार्मोनल चेंजिंग की वजह से भी क्या हो सकता है, बैक्टीरिया को मौका मिलता है वहाँ पर आके चिपकने के लिए, और वहाँ उसकी वजह से भी इन्फेक्शन का हो सकता है। एक मेनोपॉज की बात करें, जैसे जो मिनरल साइकिल है वो जो स्टॉप हो जाती है, इस मेनोपॉज में होता क्या है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं ना, एस्ट्रोजन हार्मोन ये स्टॉप हो जाते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है कि भाई ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट जो सिस्टम है ना, इनकी जो म्यूकस की लाइनिंग है, इनको लाइनिंग को बेसिकली वो प्रोटेक्ट करता है। और जैसे कि पेल्विक वगैरह हो गया या यूरेथ्रा वगैरह हो गया, ब्लडर वगैरह हो गया, इन चीज़ों की ये पेल्विस की जो लाइनिंग होती है ना, इनको बेसिकली बिल्कुल मजबूत बनाता है, इनकी हेल्प करता है, इनकी न्यूट्रिएंट मतलब इसको ख्याल करता है। अगर एक शख्स की मेनोपॉज हो जाए तो एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनते। जब एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनेंगे तो प्रॉपरली वहाँ पर उस जो लेयर थी, वो लेयर जो यूट्रस की जो लेयर्स होती है वो बेसिकली फिर उसको उस तरह प्रॉपरली वो ग्रो नहीं करती, प्रॉपरली वो बनती नहीं है, उसको हेल्प नहीं मिलती, उसकी प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन सारा काम करता था वहाँ पर। जब वो नहीं होगी तो बैक्टीरिया को इजीली पर आके वहाँ पर चिपकने का मौका मिलेगा, और जब वहाँ पर इकोलाई बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल आ जाए तो इजीली वो चिपकेगी और इजीली वहाँ पर वो यूटीआई इन्फेक्शन काज कर देती है। कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स ऐसे होते हैं, जैसे बेबी को नहीं बोर्न करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, ठीक है, पिल्स टेबलेट कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं ना, उस नॉर्मल फ्लोरा को चेंज कर देते हैं। वैसे नॉर्मल फ्लोरा जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन ही करते हैं। ये हमारे जो यूटीआई है, जहाँ हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वहाँ पर उसकी जो नॉर्मल जगह पर मौजूद होती है। लेकिन कुछ बर्थ कंट्रोल, और इसका काम क्या है कि भाई बाहर से जो अगर कोई इकोलाई वगैरह बैक्टीरिया आती है या कोई और जरासीम आते हैं, तो ये नॉर्मल फ्लोरा क्या कहते हैं, उनके अगेंस्ट काम करते हैं, उनको ऊपर आने नहीं देते, उनको वहीं पे किल करते हैं, बाहर निकाल दे, ताकि वो यूटीआई इन्फेक्शन काज ना हो। लेकिन अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स का होगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होंगे। जब नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होंगे, नॉर्मल जो प्रोटेक्शन वाले है वो आपके डिस्टर्ब हो गए, तो फिर क्या होगा, जो भी जरासीम होगा तो उसको ईजिली वहाँ पर ग्रो करने का मौका मिलेगा, तो इसकी वजह से भी यूटीआई काज हो सकती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स की बात करें, अब ये एक अजीब सी बात आ जाती है कि भाई एंटीबायोटिक्स जो है वो तो हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। भाई एंटीबायोटिक जो है वो तो हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, तो एंटीबायोटिक से बेसिकली कैसे यूटीआई इन्फेक्शन काज होता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होने की ज़रूरत है, इसका आपको क्लियरली समझाता हूँ आपको। अच्छा, अभी आप एग्जांपल के तौर पर जहन में रखना, आप एक शख्स है, आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, आप उस चेस्ट इन्फेक्शन के लिए कोई भी मिसाल के तौर पर कोई भी क्लेरिसेट के नाम से आप एक टेबलेट इस्तेमाल करें भी चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, मान लें ये भी एक एंटीबायोटिक है। जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये एंटीबायोटिक तो ये तो ठीक है, ये तो आपको चेस्ट इन्फेक्शन के लिए काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के नॉर्मल बैक्टीरिया है, जैसे नॉर्मल फ्लोरा, ये उसको भी डिस्टर्ब करती है। जैसे नॉर्मल फ्लोरा ही डिस्टर्ब होते हैं इस एंटीबायोटिक की वजह से, तो फिर क्या होता है, बैक्टीरियल रेसिस्टेंस ग्रो होती है। तो जो फिर बैक्टीरियल रेसिस्टेंस जो थी वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लोरा है वो तो डिस्टर्ब हो गई, तो फिर जो छोटी छोटी बैक्टीरिया है वो अगर आती भी है तो वो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक जो है वो तो हम एक किसी और बीमारी के लिए भी कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इस एंटीबायोटिक की वजह से हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फ्लोरा है, नॉर्मल जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं ऑर्गन की, वो ही डिस्टर्ब हो जाएगी। जब वो ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो बाहर से जो बैक्टीरिया आता है, फॉर एग्जांपल यूटीआई, कोई भी बैक्टीरिया आ गया यूरेथ्रा के ज़रिए एंटर हुआ, तो नॉर्मल फ्लोरा काम ही नहीं कर रहे हैं, भाई नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब है, तो उसको एक चांस मिल जाएगा ग्रो करने के लिए, तो फिर वो क्या करेगा, वहाँ पर ग्रो करेगा और यूटीआई इन्फेक्शन काज कर देगा। ठीक है,
रीनल स्टोन प्रिवेंट द फ्रॉम द ड्रेनिंग। देखो अगर किसी को किडनी स्टोन होता है ना, और अगर वो कहीं पे भी मौजूद होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर वो यूरेटर्स के अंदर, एक मान लें कि यूरेटर्स के अंदर भी यहाँ पर किडनी स्टोन आ गया, तो यहाँ पर जो ये किडनी है, तो यहाँ पर जो यूरिन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, ये क्या होगा, ये वापस बंद हो जाएगा, ऊपर की तरफ ब्लॉक हो जाएगा। तो जब वहाँ पर जहाँ पर यूरिन स्टोर होगा, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया को और चांस मिल जाता है ग्रो करने के लिए। स्टोर यूरिन की वजह से बैक्टीरिया को और चांस मिलता है ग्रो करने की, तो इसकी वजह से भी यूटीआई हो सकता है, ठीक है यार, ये तो यहाँ बड़ा मसला है। अच्छा, डायबिटीज़ कंप्रोमाइज द सर्कुलेशन, डिक्रीज इम्यून सिस्टम, ग्लूकोज इन यूरिन, रिटेंशन। देखो डायबिटीज़ की वजह से क्या होता है, जो हमारी सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ कैसे होती है, देखो जब डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं ना, तो उसके यूरिन जो है ना, यूरिन, उसके यूरिन में ग्लूकोज जा रहा होता है, तो ये ग्लूकोज क्या होता है, ये उन बैक्टीरिया के लिए एक खुराक, एक न्यूट्रिएंट्स बन जाता है। तो फिर जब एक पेशेंट होता है ना, यूरिन पास करे, तो उसके अंदर ग्लूकोज भी पास करेगा। अगर फॉर इंस्टेंस वहाँ पर कोई बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है, कोई भी जो यूटीआई काज करने की एबिलिटी रखता हो, तो इससे क्या होगा, तो भाई इससे ये होगा कि भाई वो उसको खुराक मिल रहा है, और ग्रो करने के लिए उसको खुराक मिल रहा है, क्योंकि बार बार यूरिन पास हो रहा है, तो उसमें प्रोटीन भी, ग्लूकोज भी है, तो वो ग्लूकोज उस जरासीम के लिए खुराक बना है, तो उसको एक और चांस मिल जाता है यूटीआई इन्फेक्शन काज करने के लिए, ठीक है। दूसरा, टॉयलेट एंड एक्सेसिव बबल एंड बथ एंड पाउडर ऑफ परफ्यूम। देखो अभी जहन में रखना, यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट सिर्फ जहन में रखना कि भाई ये कैसे कैसे हो सकता है। ये जो पॉइंट है ना, एक्सेसिव बबल बथ, एक्सेसिव बबल बथ कहते हैं, अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। एक बात होता है ना बड़ा सा, उसके अंदर कुछ केमिकल ऐसे चीज़ें डाल देते हैं जो वो फोम की वो जो झाग वगैरह बन जाती है, तो वो जो झाग बन जाती है ना, उसी को बेसिकली बबल बाथ कहा जाता है। और बबल बाथ पाउडर और ये जो परफ्यूम, ये चीज़ें ऐसी होती है जो बेसिकली क्या करती है, जब कोई इंसान ऐसे बात इस तरह चीज़ों में नहाता है, या कोई ऐसे पाउडर वगैरह लगाता है, या कोई परफ्यूम इस तरह करता है, तो उससे होता क्या है, वो जो म्यूकस की लाइनिंग होती है ना, यूरेथ्रा के अंदर जो म्यूकस की लाइनिंग होती है, इससे म्यूकस की लाइनिंग इरिटेट होती है। जब वो लाइनिंग इरिटेट होगी, काफ़ी टाइम इरिटेट रहेगी, तो उस इरिटेशन की वजह से वो लाइनिंग ब्रेक होगी। जब वो लाइनिंग, म्यूकस की लाइनिंग ब्रेक हो गई, तो कोई बैक्टीरिया अगर बाहर से आएगा भी, तो वो उसको क्या होगा, वो डायरेक्टली उस जो लेयर्स है उनके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो म्यूकस की प्रोटेक्टिव लाइनिंग है वही ख़राब हो, इरिटेट हो गई, तो बैक्टीरिया को चिपकने का मौका मिल जाएगा, तो बैक्टीरिया वहाँ पर ईजीली चिपक सकता है यूरिनरी सिस्टम के अंदर, और वहाँ पर इन्फेक्शन काज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। देखो जब हाइपरट्रॉफी होती है ना, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उनकी साइज़ बढ़ जाती है, तो वो जब साइज़ बढ़ती है तो वो क्या, यूरिथ्रा को प्रेस करता है। जब वो प्रेस करता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो यूरिन आउटपुट था वो कम हो जाता है, और यूरिन ऊपर की तरफ ज़्यादा मूव करता है, तो उस ब्लडर में भी स्टोर होता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेल विद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, रिटेंशन ऑफ यूरिन प्लस एंटीमाइक्रोबियल फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है वो एंटीमाइक्रोबियल होता है। क्या होता है, वो एंटीमाइक्रोबियल फ्लूइड होता है, माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करता है। लेकिन जब इसकी हाइपरट्रॉफी होती है तो उसके नतीजे में वो क्या करता है भाई, वो एक तो एंटीमाइक्रोबियल फ्लूइड जो होते हैं उसकी भी रिटेंशन हो गई, ऊपर से यूरिन भी रिटेंशन हो गई, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा चांस मिल जाते हैं बैक्टीरिया को। एक तो प्रोस्टेट भाई हाइपरट्रॉफी वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, प्रोस्टेटिक फ्लूइड नहीं निकल रहा, एक पॉइंट वो। दूसरे से वो इतना साइज बढ़ गया जिसने यूरिथ्रा को कंप्रेस कर दिया। जब यूरिथ्रा को कंप्रेस कर दिया तो उसकी कंप्रेशन की वजह से होगा क्या भाई, यही होगा ना कि भाई जब वो कंप्रेस होगा तो यूरिन आउटपुट कम होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा तो यूरिन रिटेंशन, ऊपर से एंटीमाइक्रोबियल फ्लूइड नहीं है, तो बैक्टीरिया को और चांस मिल जाएगा ग्रो करने के लिए। अच्छा, वेजोकोस्ट्रल रिफ्लेक्स बैक फ्लू यूरिन, ये कुछ बताया गया कि भाई जब यूरिन किसी भी वजह से इस तरह हो जाए ना कि वो बैक फ्लू यूरिन ऊपर की तरफ मूव करे, वेजोकोस्ट्रल रिफ्लेक्सेस हो, उसको रिफ्लेक्सेस ना मिले और यूरिन आउटपुट की जगह बैकवर्ड की तरफ फ्लू करे, तो इसको हम क्या, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। ओवर एक्सटेंडेड ब्लड नॉट एम्पैथी रेगुलर इमूवेबल। देखो अगर पर्सन है उसका जो ब्लडर है वो ज़्यादा ओवर एक्सटेंड हो, यूरिन इसके अंदर ज़्यादा मौजूद है, प्रॉपरली वो खाली नहीं हो रहा,
तो उस यूरिन स्टोर होने की वजह से, तो उसकी वजह जब यूरिन स्टोर होता है तो ये भी एक बैक्टीरिया के लिए चांस बन जाता है उसको ग्रो करने के लिए, उसकी वजह से भी यूटीआई हो सकता है। अच्छा, इनवेलिंग इन कैथेटर इन्वेसिव प्रोसीजर या इंटरकोर्स, देखो कोई कैथेटराइजेशन गलत तरीके से हो या कोई प्रोसीजर वगैरह इन्वेसिव प्रोसीजर हो रहा हो, ठीक है, या कोई भी उसका फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट ग्लैंड आप उसको रिमूव कराए या उसके कोई आपने ऑपरेट वगैरह कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर हो रहा हो या कोई कैथेटराइजेशन वगैरह हुई हो, तो अगर वो दोनों गलत तरीके से हो तो ये भी चांस बन जाता है कि भाई यूटीआई इन्फेक्शन काज होने का। इंटरकोर्स, अगर इंटरकोर्स हो तो वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से ना हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर किसी को वैसे भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन के चांसेस वगैरह हो और वो इंटरकोर्स करे और फिर वो अपने आप को बिल्कुल प्रॉपर क्लीन ना करे, प्रॉपरली वो साफ़ वगैरह ना करे, तो इसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स होने की वजह से भी अगर प्रॉपर तरीके से ना हो, क्लीनिंग फिर प्रॉपर क्लीन ना किया जाए, तो उसकी वजह से भी यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। डिक्रीज द इम्यून सिस्टम इन वायरल एंड फंगल, देखो अगर किसी का इम्यून सिस्टम डिक्रीज़ हो, उसका डिफेंस मैकेनिज्म ही काम नहीं कर रहा हो एक इंसान का, तो वो फिर छोटे से छोटे बैक्टीरिया हो या वायरल हो जो भी चीज़ें वो इजीली इन्फेक्शन काज कर देते हैं। तो इसको डीपली इतना समझाने का मकसद यही था कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना मैं इसको टू द पॉइंट भी समझा सकता था आपको। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन, अगर एक पेशेंट यूटीआई के साथ है, ठीक है, यूटीआई के साथ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन आप भाई यूरिन कल्चर कर सकते हो, ये टेस्ट है, एंड सेंसिटिविटी यूरिन डीआर कर सकते हो। नर्स रोल टेक इन क्लीन कैच एंड सिंपल ऑफ यूरिन, भाई सिंपल से यूरिन लो, ठीक है, और पेशेंट का यूरिन कलेक्ट करो और उसका टेस्ट वगैरह कर दो, इसकी वजह से आपको बैक्टीरिया वहाँ पर मिल जाते हैं। अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, कोई पेशेंट जो है वो इसके साथ हो, अगर कोई यूटीआई इन्फेक्शन के साथ हो, किसके साथ, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ हो, तो उसके क्या साइन सिम्टम, मैनिफेस्टेशन क्या अलामात होंगी, क्या चीज़ें होंगी, उसकी बात हो रही है। भाई एक तो पेन होगा, कहाँ पर, कोस्टोवर्टिबल एंगल, अगर एक शख्स पे आप उसको बैक पे खड़ा करें ना और उसके जो रिब्स है बैक साइड पर उसके नीचे, तो ये कमर है ना, फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ आपको शायद पर थोड़ा सा, इस एंगल को आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये वर्टिब्रा है, ठीक है, ये रिब्स है, ठीक है, तो ये जो हिस्सा होता है ना, ये रिब्स के बाद ये वाला हिस्सा, ये एक मिनट यार, ये जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, तो ये हिस्सा, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, कोस्ट, ये जहाँ पर किडनी होती है बैक साइड पर, इस हिस्से को कोस्टोवर्टिबल एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पर पेन भी हो सकता है, बर्निंग भी हो सकती है। इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन, इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई यूरिन जो है वो खुद से आ सकता है। एक मिनट, सिस्टाइटिस एंड अनकम्प्लिकेटेड लोअर यूटीआई, लोअर यूटीआई की वजह से मतलब इनकंटिन्यूस यूरिन, एक प्रेशर बना रहता है कि भाई अगर किसी को सिस्टाइटिस हो ना, ब्लडर के इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन वगैरह हो जाओ, तो उनकी वजह से भी इनकंटिन्यूस यूरिन जो है वो निकल सकता है, मतलब यूरिन का एक प्रेशर बना रहता है बाहर निकलने के लिए। अच्छा, अपर यूटीआई की बात करें, अगर ये लोअर यूटीआई की, ये जो कहानी हो रही है लोअर यूटीआई, अपर यूटीआई की बात करते हैं तो अपर यूटीआई में जो है हमारे पास अपर यूटीआई, अच्छा पॉलीनेफ्राइटिस, अगर अपर यूटीआई में तो लाजिम बात है पॉलीनेफ्राइटिस से होता है, क्योंकि पॉलीनेफ्राइटिस कहते हैं कि किडनी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन या कोई भी डैमेज वगैरह हो, कोई उसको पॉलीनेफ्राइटिस कहा जाता है। नेफ्रॉन के अंदर इन्फ्लेमेशन, पॉलीनेफ्राइटिस, ये एक किडनी के अंदर कोई भी मसला होता है तो उसको एक नेफ्राइटिस का ही नाम दिया जाता है, क्योंकि उसमें कि एक स्पेसिफिक चीज़ को नहीं बताया जाता कि ये एक स्पेसिफिक चीज़ है और इसके अंदर मसला है, ठीक है। अगर अपर यूटीआई में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो उसको पॉलीनेफ्राइटिस कहा जाता है। उसकी वजह से फीवर भी हो सकता है, चिल्स मतलब सर्दी वगैरह भी आ सकती है, बैक पेन भी हो सकता है, नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, मलाइस कहते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम, जैसे कि मतलब इंसान को इस तरह फील होता है जिस्म में दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम को मलाइस कहा जाता है। पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन पास करने में दर्द भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन सेप्टिक शॉक, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि भाई सेप्टिक शॉक वगैरह हो सकता है। तो लोअर यूटीआई जो है, दोनों में मेन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो लोअर यूटीआई जो है वो अनकॉम्प्लिकेटेड है, इतना मुश्किल, लेकिन अपर यूटीआई अगर किसी को हो जाए किडनी में तो वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, हाई फ्लूइड इंटेक, भाई आपने 2 लीटर तक पानी देना है पेशेंट को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पिए। पोटेशियम सिट्रेट मिक्सचर, जैसे सिट्रॉल का सिरप आता है ना,
उसको ये पोटाशियम सिट्रेट मिक्सचर होता है, ये 10 ml 3 टाइम्स डेली इन हाफ ग्लास ऑफ वाटर। पेशेंट को बोले भाई आप 10 ml मतलब 2 चम्मच जो है वो आप डेली सुबह और दोपहर शाम 3 टाइम दिन में पी सकते हो। ये अल्कलाइन द यूरिन एंड रिलीफ। अच्छा, ये जो सिट्रॉल का सिरप होता है ना, बेसिकली ये अल्कलाइन नेचर होता है, ठीक है। ये बेसिकली जब ये पिया जाता है तो ये यूरिन को क्या कर देता है, उसको अल्कलाइन कर देता है, उसकी एसिडिटी को थोड़ा कम कर देता है, जलन वगैरह कम हो जाती है, और पेशेंट को जो डिफ़िकल्टी हो रही थी यूरिन पास करने में, डिस्यूरिया डिफ़िकल्टी इन यूरिन, तो उस यूरिन पास करने में जो डिफ़िकल्टी होती है उससे रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए आप एंटीबायोटिक भी दे सकते हो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन। अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो 250 mg में भी आती है, 500 mg में भी आती है, तो 1 से 3 दिन आप सुबह शाम दे सकते हो। और अगर नॉरफ्लॉक्सासिन की बात करें तो ये नॉरोक्सिन 400 mg में आती है, ये भी 1 से 3 दिन में दे सकते हो, 3 दिन, ठीक है, 400 mg की। अच्छा ठीक है, अभी हम नेक्स्ट की तरफ मूव होते हैं। बीच में कॉल आ जाती है तो इसको स्टॉप करना पड़ता है। अच्छा सिस्टम सेफ्टी मैनेजमेंट की बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं। मेंटेन हाइजीन। यूटीआई इन्फेक्शन के साथ कोई पेशेंट हो तो सबसे पहले जो भी हाइजीन को मेंटेन करना है। शावर रेदर देन अ बाथ इन बाथ ट्यूब बिकॉज द बैक्टीरिया इज़ द बाथ वाटर मे बी एंटर इन द यूरेथ्रा। अगर बाथ ट्यूब में भाई नहीं नहाना, क्योंकि उसमें ये चांसेस होते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसको इजीली यूरेथ्रा के अंदर एंटर हो सकता है, तो आपने इसलिए सिंपल से शावर वगैरह लेना है, ठीक है। आफ्टर द ईच बाउल मूवमेंट क्लीन द पेरिनियम एंड यूरेथ्रा। देखो, जब भी आप स्टूल पास करते हो तो बाउल मूवमेंट होती है, तो उसके बाद आपने प्रॉपरली तरीका क्या करना है, क्लीनिंग करनी है, क्योंकि ये पेरिनियम होता है ना, यूरेथ्रा और जो रेक्टम के दरमियान जो हिस्सा होता है, डायमंड शेप स्ट्रक्चर जो होता है पेरिनियम, बेसिकली इसको भी आपने क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो रास्ता होता है बड़ा शॉर्ट होता है, जो रेक्टम और यूरेथ्रा के दरमियान अगर आप या विजाना के दरमियान अगर आप देखो तो बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल शॉर्ट रास्ता होता है, तो उस रास्ते को बिल्कुल क्लीन करना है। क्योंकि आपको पहले बताया था इकोलाई जो होती है वो बैक्टीरिया और इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होती है, जब स्टूल पास किया जाता है तो वो भी बाहर आती है। अगर उसको प्रॉपर क्लीन ना किया गया तो वो इंटर होने के चांसेस ज़्यादा है, तो वो वहाँ से अपनी पीली जो उसका जो स्ट्रक्चर है इकोलाई बैक्टीरिया का, उसका जो स्ट्रक्चर उसके ज़रिए वो अटैच हो सकती है और उसके अंदर यूरेथ्रा के अंदर इंटर हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। फ्लूइड इनटेक, भाई आपने सबसे पेशेंट को बताना है कि भाई आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पीना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आउटपुट हो और जो बैक्टीरिया हो वो फ्लश ओवर द बैक्टीरिया बाहर निकल जा सके। कॉफ़ी हो गया, टी, अल्कोहल या अदर फ्लूइड, जो इन चीज़ों को जो यूरिनरी जो ट्रैक्ट है जिसको इरिटेट कर सकती है, तो इन चीज़ों को आपने नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। इससे आपने थोड़ा सा परहेज करना, अवॉइड करना। वॉइड जो है ना, यहाँ पर वॉइड और वॉइड के अंदर फ़र्क है। वॉइड कहते हैं यूरिन को पास करने का, वॉइडिंग हैबिट्स। वी वॉइड एवर 2 to 3 आवर ड्यूरिंग द डे एंड कम्प्लीटली एम्प्टी द ब्लडर। पेशेंट को बोलो कि भाई 2 से 3 आवर आपने क्या करना है, यूरिन को 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आपने यूरिन को करना है और प्रॉपरली जो ब्लडर है उसको खाली करना, एम्पैथी कहते हैं खाली करने का, ताकि बैक्टीरिया को ग्रो करने का फर्दर चांस ना मिल सके। वॉइड द इमीडिएटली आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड टेक द prescribe a single dose of the oral antimicrobial agent after the sexual relation if you doubt about any infection। अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, ठीक है, किसी के साथ मीन्स के भाई जो भी आप लोग का पार्टनर है, कि आप जब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उससे ये होता है कि भाई आपने उसके बाद क्या करना है। और अगर आप उस सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आपको ये थोड़ा सा भी डाउट हो कि भाई मुझे इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो फ़ौरन आप एंटीमाइक्रोबियल करनी है ताकि वो बैक्टीरियाज वगैरह किल हो जाए और यूटीआई इन्फेक्शन काज ना हो फर्दर। थेरेपी की बात है, टेक अ मेडिकेशन एयरली एज अ प्रिस्क्राइब, इसके लिए फॉरन मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है, प्रॉपरली टाइम पर दी जाती है। इफ़ बैक्टीरिया कंटिन्यू अपेयर इन द यूरिन, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी में बी रिक्वायर्ड। लास्ट स्लाइड में उन्होंने बताया था कि 1 से 3 दिन एंटीबायोटिक दी जाती है, लेकिन अगर उसके बाद फिर भी बैक्टीरिया यूरिन के अंदर मौजूद है, टेस्ट किया दोबारा आ रहा है, तो आपने दोबारा से फिर एंटीबायोटिक लेनी है थोड़े लंबे टाइम तक, ताकि वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। द मेडिकेशन शुड बी टेकन आफ्टर द एम्पैथी द ब्लडर, विद द मेडिकेशन शुड बी टेकन आफ्टर द एम्पैथी द ब्लडर। खासतौर पर तब का हो जब यूरिन ब्लडर आप यूरिन पास करें तो उसके बाद मेडिकेशन खा सकते हो।
अच्छा, एक्यूट ग्लूमोनेफ्राइटिस, ग्लूमेरुलर नेफ्राइटिस। देखो पहले तो इस सिंपल वर्ड्स को समझो कि ग्लूमेरुलस क्या होता है। देखो हमारे किडनी के अंदर न्यूफ्रॉन होते हैं, तो न्यूफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल के अंदर ये मौजूद होता है। ये बेसिकली ये ग्रुप ऑफ या नेटवर्क ऑफ वेसल्स भी कह सकते हैं आप इसको। ग्लूमेरुलस बेसिकली एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है। इसका काम क्या है कि भाई नॉर्मल किडनी क्या कहती है, वो इस नॉर्मल जब ब्लड आता है इसके पास, तो ये क्या करती है, ये तमाम ब्लड को फ़िल्टर करती है, वेस्ट प्रोडक्ट और पानी को बाहर निकालती है जितना निकालना चाहिए वाटर को, और बाकी वेस्ट को इस नेफ्रॉन के अंदर आगे भेज देती है, नेफ्रॉन ट्यूब के अंदर, ठीक है। और बाकी जो फ़िल्टर होकर दोबारा ब्लड में चला जाता है। ये नॉर्मल इसका काम है। लेकिन अगर इस ग्लूमेरुलस के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, ग्लूमोनेफ्राइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लूमोनेफ्राइटिस। अच्छा देखो, ग्लूमोनेफ्राइटिस किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, बट ग्रुप ऑफ किडनी डिसऑर्डर, ये इसकी वजह से ग्रुप ऑफ किडनी डिसऑर्डर होते हैं। ये कोई एक चीज़ नहीं है कि हम कहें कि ग्लूमोनेफ्राइटिस एक बीमारी, नहीं, बिल्कुल नहीं। वजह क्या है, अगर ग्लूमोनेफ्राइटिस होती है, ये ग्लूमरस ख़राब होता है, ये प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं करता, तो फिर ये क्या करेगा, ये ब्लड सेल को भी बाहर फिल्टर करेगा, बाहर निकालेगा, किडनी के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए बाहर निकालेगा, प्रोटीन को भी बाहर निकालेगा, और जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी निकाल कर बाहर निकालेगा। तो एक चीज़ को नहीं करा, अगर ये क्या करेगा, रेड ब्लड सेल को बाहर निकालेगा, तो उसकी वजह से एनीमिया भी काज होगा, ये एक अलग डिसऑर्डर है। प्रोटीन बाहर निकालेगा तो उसकी वजह मसल्स के मसले स्टार्ट हो जाएंगे, हार्ट का मसला स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ग्लूमोनेफ्राइटिस को एक चीज़ नहीं बताया गया कि भाई ये एक ग्रुप ऑफ किडनी डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये ग्लूमोनेफ्राइटिस किसकी वजह से होती है, इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से होती है, काज बाय द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, इम्यून सिस्टम के रिएक्शन की वजह से। इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्शन करेगा, इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी आगे डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली ग्लूमोनेफ्राइटिस होता कैसे है, ये इन्फेक्शन होता कैसे है, ये इन्फ्लेमेशन होती कैसी है, ये फिल्ट्रेशन ख़राब कैसी होती है। पैथोफिजियोलॉजी में हम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस रिएक्शन को समझेंगे, ठीक है, ये होता क्या है। अच्छा, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल की बात करें। देखो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है ना, ये इसको इन्फ्लेमेशन काज कर सकती है, इसकी वजह से ग्लूमेरुलस जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। वे रिजल्ट इन द प्रोलिफरेशन एंड इन्फ्लेमेटरी चेंजेस विद इन द ग्लूमेरुलस पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। अगर फॉर एग्जांपल किसी को स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन वगैरह, तो उसके बाद भी अगर उसको ट्रीट किया जाए, उसके बाद भी क्या होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद होता क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जब इंटर होती है तो उसका क्या करती है, ये बैक्टीरिया बड़े ख़तरनाक है। ये क्या करती है, जब ये अंदर होती है, ये क्या रिजल्ट इन द प्रोलिफरेटिव एंड इन्फ्लेमेटरी चेंजेस विद इन द ग्लूमेरुलस। प्रोलिफरेटिव क्या करते हैं, ये जो ग्लूमेरुलस के जो अपने सेल्स होते हैं ना, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो नंबर के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन चेंजेस आ जाती है ग्लूमेरुलस स्ट्रक्चर के अंदर। वो जो नेटवर्क था ना, ब्लड वेसल का नेटवर्क था, उसके अंदर जैसे ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर होता है, तो इसके रिजल्ट में होता क्या है, जो भी वो ग्लूमेरुलस के जो अपने एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल उसके सेल, वो नंबर के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसको प्रोलिफरेटिव कहते हैं। और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं ग्लूमेरुलस स्ट्रक्चर के अंदर। डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड स्क्लेरोसिस ऑफ द ग्लूमेरुलस ऑफ द किडनी अकोर। और इस बैक्टीरिया की वजह से जैसे जैसे ये चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाती है, रुकावट आना शुरू हो जाती है, प्रॉपरली फिल्ट्रेशन ख़राब हो जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। स्क्लेरोसिस कहते हैं, जो टिशू होते हैं वो टिश्यूज़ के ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, किडनी की भी टिशू है ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं किडनी के अंदर। ये एक प्रॉपर पैथोफिजियोलॉजी है। ये एक्यूट ग्लूमोनेफ्राइटिस की बात कर रहा हूँ, क्रॉनिक ग्लूमोनेफ्राइटिस की बात नहीं कर रहा, एक्यूट की बात कर रहा हूँ। इसकी पैथोफिजियोलॉजी आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। Glomerulonephritis is the umbrella term of a various type of kidney disorder where there is the injury to the glomerulus, they can be nephrotic and nephrogenic। देखो glomerulonephritis umbrella term का मतलब ये एक जर्नल बात, एक जनरल टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है। ग्लूमोनेफ्राइटिस एक सिंपल चीज़ नहीं है, बल्कि एक ब्रॉड टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म कहते हैं एक ब्रॉड नेम या एक जर्नल नाम है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के वेरियस टाइप ऑफ किडनी डिसऑर्डर आते हैं, जो अभी मैंने लास्ट में आपको बताया था। इसमें यहाँ पर दो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस को फर्दर दो हिस्सों में बताया गया है कि अगर किसी को ग्लोमेरुलस के अंदर उस जो ब्लड वेसल का जो नेटवर्क है उसके अंदर अगर कोई इन्फ्लेमेशन होती है या ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस होता है तो वो दो किस्म की होता है, या तो वो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस नेफ्रोटिक होगा या नेफ्रोटिक होगा, नेफ्रोटिक या नेफ्रोटिक होगा। तो दो तरीके के हो सकते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस इज़ अ टाइप ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम मीनिंग देयर इज़ द लीकेज ऑफ बोथ रेड ब्लड सेल एंड मेल्ट अमाउंट ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलस। 1.1 दूसरी को नेफ्रोटिक की बात करें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम is an inflammation of glomerulus that leak massive amount of protein into the filtered not red blood cell। दो मैंने पहले बताया, अगर ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस होता है, मैं एक मिनट इसको थोड़ा क्लीन करूँ फिर से आपको समझाऊँ ताकि आप लोग को और क्लियर हो ये कन्फ्यूजन। ये पीपीटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस होता है या तो नेफ्रोटिक होगा या तो नेफ्रोटिक होगा, दो चीज़ें होगी, उन्हें बात की, ठीक है, ये दो हो सकते हैं। अगर किसी को नेफ्रोटिक होता है, ये फर्स्ट वाला होता है, अगर फॉर एग्जांपल पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, मतलब ये स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया ये बॉडी के अंदर चला गया, उसने ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस काज कर दिया, तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस किसकी टाइप है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की टाइप है। अगर किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, माजरत के साथ मैं थोड़ा सा कॉल आ गई थी उसमें मसरूफ़ हो गया था। अच्छा, मैंने पहले कहा कि भाई अगर किसी को ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस होता है या तो दो होगा, या तो नेफ्रोटिक होगा या नेफ्रोटिक होगा, ठीक है। अगर ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की टाइप है। अगर किसी शख्स को ये फर्स्ट वाला नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो उसकी दो निशानियाँ होगी, एक उसके जो यूरिन आ रहा है ना, उस यूरिन के अंदर रेड ब्लड सेल मौजूद होंगे और थोड़े से अमाउंट में प्रोटीन होगा। सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके यूरिन टेस्ट करोगे, अगर उसके यूरिन के अंदर भाई रेड ब्लड सेल आ रहा है, थोड़े से प्रोटीन आ रहा है, तो समझ जाओगे कि उसको कौन सा ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है, उसका नेफ्रोटिक ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है। सेकेंड वाली की बात करें, ये 2, इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें, अगर हम किसी शख्स का यूरिन टेस्ट करते हैं और उस यूरिन टेस्ट के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस ये तो होगा इन्फ्लेम्ड, ग्लोमेरुलस तो इन्फ्लेम्ड होगा, लेकिन जो प्रोटीन है वो बहुत मैसिव अमाउंट में प्रोटीन आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा की तादाद में प्रोटीन, रेड ब्लड सेल नहीं होंगे लेकिन उसकी जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ये दोनों इसकी डिफरेंस है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो पैथोफिजियोलॉजी को ज़रा समझने की कोशिश करें। पैथोफिजियोलॉजी है, देखो सबसे पहले होता क्या है, इस चीज़ को ज़रा समझिए कि भाई ये जो एक्यूट ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है, मतलब जो एक्यूट ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, ये बेसिकली ये कैसे होता है, किस तरह, मतलब ये जो फिल्ट्रेशन ख़राब कैसी होती है, इसका पैथोजन मतलब जरासीम का एंटर होने से लेकर और सिम्टम तक ये प्रोसेस कैसे होता है उसको ज़रा समझना। सबसे पहले क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होती है, जो हमने यहाँ पर भी लास्ट में पढ़ा, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। मान लो एक शख्स है, ठीक है, अभी ये एक पर्सन है, ठीक है, आप इसको एज्यूम करें, भाई इस पर्सन को सबसे पहले क्या हुआ, एंटीजन इसकी बॉडी में आया, मतलब कौन सा, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ये बैक्टीरिया का नाम है। ये इस बैक्टीरिया का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको एंटीजन कहा जाता है, और एंटीजन ऐसी चीज़ होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, फ़ौरन जाग जाती है कि भाई कोई दुश्मन आया है। तो एंटीजन बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक दुश्मन है। जैसे ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर देता है, एंटीबॉडी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है, उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या कर देता है, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। तो फिर क्या होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ आपस में एक साथ हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम ने एंटीजन तो आया बॉडी के अंदर, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बना दी उसके अगेंस्ट, तो एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ हो गए, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में जहन में रखना, डिपॉजिट ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स इन द ग्लोमेरुलस। ये दोनों, ये एंटीजन और एंटीबॉडी सीधे जाएंगे कहाँ पर, हमारी किडनी में, ब्लड के थ्रू। किडनी में कहाँ पर,
उसी ग्लूमेरुलस के उसी जो नेटवर्क ऑफ वेसल्स थे, वो नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लूमेरुलस होता है जहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है, ये दोनों सीधे वहाँ पर चले जाएंगे उस ग्लूमेरुलस के अंदर, वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। जैसे ये वहाँ पर रहेंगे तो इसमें क्या इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द एपिथेलियल सेल लाइनिंग ऑफ द ग्लूमेरुलस। तो इनकी वहाँ डिपोजिशन होने की वजह से, रहने की वजह से क्या होगा, जो उस कैपिलरीज जो नॉर्मल ब्लड वेसल कैपिलरीज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज थी, उनकी जो एपिथेलियल सेल की लाइनिंग है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। मतलब वो सेल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उस ग्लूमेरुलस का स्ट्रक्चर अंदर जो स्ट्रक्चर वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, एपिथेलियल सेल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। जब इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, जैसे हमारे बॉडी को पता चलता है क्या ये हुआ, तो उसके नतीजे में क्या होगा, ल्यूकोसाइट इन्फ्लेम्ड द ग्लूमेरुलस। ल्यूकोसाइट क्या होते हैं, हमारे जो WBCs होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म वाले सेल। जैसे ये चेंजिंग देखेगी ना हमारी बॉडी, तो एकदम ये WBCs क्या होंगे, ये ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेट, ये सीधा आज इन्फिल्ट्रेट कहते हैं अंदर आना, ये सीधा आ जाएंगे कहाँ पर, ये ल्यूकोसाइट सीधा आ जाएंगे ग्लूमेरुलस के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, ये जैसे इस ल्यूकोसाइट ने एंटीजन को देगा तो ये फ़ौरन उसके ऊपर हमला करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, थिक ऑफ द ग्लूमेरुलस इन्फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब उस ग्लूमेरुलस के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी तो उसकी इन्फ्लेमेशन की होने की वजह से क्या होगा, जो ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन के जो मेम्ब्रेन थे, जो लेयर थी, वो थिक हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। जब इन्फ्लेम हो जाएगी तो उसके नतीजे में स्कारिंग और लूज ऑफ ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, तो उसकी वजह से होगा क्या, जो फिल्ट्रेशन नॉर्मल हो रही थी वो अभी एबनॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन जो होगी वो लॉस होना शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेम हो गया। क्यों, एक तो भाई वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गई, दूसरा एपिथेलियल सेल की लाइनिंग ख़राब हो गई, तो उनका स्ट्रक्चर ही ख़राब हो गया, तो वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। तो इसके नतीजे में होगा क्या, डिक्रीज़ द ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो नॉर्मल फ़िल्टर होने का काम था, ब्लड को फ़िल्टर करने का जो काम था, वो ख़राब हो जाएगा। तो इसकी वजह से एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस काज हो जाएगी। ये पैथोफिजियोलॉजी है, ये बड़ी, इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, काज की बात करें, वही बात हो रही है कि भाई ये स्ट्रेप्टोकोकाई जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है, खासतौर पर थ्रोट है, स्किन, इसकी वजह से आफ्टर द 10 to 14 डेज़ ऑफ इन्फेक्शन हो गए तो उसके मतलब 10 से 14 दिन बाद इस तरह ये चीज़ काज हो जाती है। अच्छा, इम्यून सिस्टम क्रिएट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि अभी इम्यून सिस्टम क्रिएट द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर क्या, जब दोनों वहाँ पर डिपोजिशन होगी, वहाँ पर लाइनिंग ख़राब करेगी, और लाइनिंग ख़राब होगी तो ल्यूकोसाइट WBCs आएंगे, वहाँ पर अटैक करेंगी, तो उनकी वजह से ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। कलेक्ट एंड, क्योंकि लाजमी बात है WBCs ले जाती है, वो प्रोटेक्शन के लिए जाती है, उनको किल करने के लिए जाती है। कलेक्ट द कंजेस्टेड प्लस इन्फ्लेम्ड ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस, लाजमी बात है कि भाई वो जो ग्लूमेरुलस है वो इन्फ्लेम हो जाएगा, उसकी जो लाइनिंग है वो ख़राब हो जाएगी, फिल्ट्रेशन ख़राब हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन की बात करें, भाई लाजमी बात है जब फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो भाई जो फ़िल्टर प्रॉपरली जो ब्लड आ रहा है तो उसमें क्या होगा, प्रॉपरली वो प्रोटीन को फ़िल्टर नहीं करेगा, फिर यूरिन क्या होंगे, वो सीधा ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, तो उसको प्रोटोयूरिया के ख़ास तौर पर कौन से प्रोटीन, अल्बुमिन प्रोटीन। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखना कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर जब यूरिन आते हैं तो उसके अंदर कौन से प्रोटीन होते हैं, प्राइमरी जो प्रोटीन होते हैं वो अल्बुमिन। सीरम यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल में बी राइज इन यूरिन आउटपुट ड्रॉप, द पेशेंट में बी एनेमिक। जब प्रॉपरली फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो वेस्ट रिमूव नहीं होगा, ये यूरिया भी वेस्ट है, क्रिएटिनिन भी वेस्ट है, दोनों रिमूव नहीं होंगे, बॉडी के अंदर इसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि यूरिन आउटपुट कम है। जब आउटपुट कम है तो ये फ़िल्टर भी नहीं होंगे तो बॉडी के अंदर बढ़ जाएंगे और पेशेंट जो होता है एनीमिक की तरफ भी जा सकता है। जब किडनी काम सही तरीके से नहीं करती तो उसकी वजह से, क्योंकि हमने पहले भी बताया था किडनी एक हार्मोन बनाती है जिसको एरिथ्रोपोएटिन के नाम से जाना जाता है, वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है कि भी आप रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करें। लेकिन जब ये नहीं बनेगा, एरिथ्रोपोएटिन नहीं बनेगी तो वो उसकी स्टिमुलेशन नहीं होगी, रेड ब्लड सेल की कमी भी होगी, एनीमिक पेशेंट एनीमिया का शिकार भी हो सकता है। सम डिग्री एडिमा एंड हाइपरटेंशन एज अ नोटेड 75% पेशेंट।
अक्सर पेशेंट को देखो ना, क्या कहते हैं, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 75% पेशेंट जो होते हैं वो कुछ थोड़ा बहुत एडिमा वगैरह भी हो जाते हैं उनको, और हाइपरटेंशन वगैरह भी हो जाती है, क्योंकि आउटपुट नहीं निकलेगा, सोडियम रिटेंशन होगा, वाटर रिटेंशन होगा, फिल्टर प्रॉपर नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें काज होगी। In the more severe form the disease, the patient also complains of headache and the malaise and pain. अगर ये सीवियरिटी थोड़ी और भी बढ़ जाए, तकलीफ़ और बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को जो है वो सर में दर्द, चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, मलाइस ग्रुप ऑफ सिम्टम भी हो सकते हैं, पेन, मलाइस पेन अभी आपको बताया, ठीक है। असेसमेंट की बात करें, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन फ़िल्टर प्लस पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये सिंपल से असेसमेंट बात हो रही है कि भाई अगर कोई पेशेंट एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ है, सिंपल से जहन में रखना, तो उसमें आपने मर्डर साइन, ये एक निमोनिक है, इस मर्डर को आपने जहन में रखना है, ठीक है। ये एक निमोनिक वर्ड्स है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पेशेंट है तो उनके अंदर ये चीज़ें मिल सकती है। एम फॉर मसल वीकनेस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को ज़रा समझते हैं, डिक्रीज़ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तो डिक्रीज़ होगा ही होगा कि फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। जब फिल्ट्रेशन नहीं हो तो यूरिन आउटपुट भी कम होगा, जब यूरिन आउटपुट कम होगा तो पोटाशियम इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि बाहर नहीं निकल रहा यूरिन के ज़रिए। इंक्रीज़ द पोटाशियम इन अ वेरी डेंजरस ऑफ द कैन किल पेशेंट। ये जब पोटाशियम के लेवल बढ़ जाते हैं तो ये बड़ा नुकसान भी कर देता है, ठीक है। लेकिन इन मर्डर को आपने जहन में रखना है, ये निमोनिक भी सिर्फ जहन में रखना, निमोनिक, ठीक है, कि भाई आप कौन सा निमोनिक यूज़ कर सकते हो उसके असेसमेंट के लिए। एम फॉर मसल वीकनेस होंगे, लाजमी बात है। यूरिन आउटपुट लिटल और कभी होगा या बिल्कुल नहीं होगा या कम होगा। रिस्पायरेटरी रेट रिस्पायरेटरी फेलियर भी होंगे। रिस्पायरेटरी फेलियर क्यों होंगे? क्यों? इस वजह से होगा कि भाई रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी, रेड ब्लड सेल कम होगा तो ऑक्सीजन कैरी कौन करता है? और रेड ब्लड सेल ही करते हैं, तो वहाँ पर रेड ब्लड सेल कम होगी तो रिस्पायरेटरी फेलियर भी इस तरफ हो सकता है, सांस लेने में मसला हो सकते हैं। डिक्रीज कार्डिक कंट्रक्टिलिटी, क्योंकि पोटाशियम जब मसला है ना पोटाशियम की वजह से, उसकी इंक्रीज़ होने की वजह से कंट्रक्टिलिटी उनके रिदम में भी बड़ा मसला हो सकता है। चीज़ें जब लाजमी बात है, जब फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी, बॉडी की डिमांड से ज़्यादा चीज़ें बॉडी के अंदर मौजूद होगी तो नुकसान ही पहुंचाएगा, ठीक है। अच्छा, एयरली मसल ट्विस्ट होंगे, क्रम्प्स वगैरह होंगे, रिदम चेंज होगी। अगर आप कोई पेशेंट एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ है और अगर आप उसमें देखेंगे, उसकी अगर ECG आप देखेंगे तो उस ECG के अंदर जो PQRS टी वेव होते हैं ना, टी वेव को देखेंगे वो ज़्यादा ऊपर होगा, मतलब उसके टाल होगा, लंबा होगा, ये इसका साइन है। रिदम चेंज हो जाती है ना उसकी वजह से, ठीक है। ये पोटाशियम जो होता है वो फिर जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है ना हार्ट की, वो जब उसको डिस्टर्ब कर देती है। जब वो डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से टी वेव जो होगा वो एलिवेट होगा। और प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, PR इंटरवल का मतलब है P फेस और R फेस, इसका ज़रा समझने की बात करें। जब देखो हार्ट के दो हिस्से होते हैं ना, हमने पढ़ा भी था, हार्ट के जो है दो हिस्से होते हैं। एक भाई ये ऊपर आर्टरिया होते हैं, नीचे वेंट्रिकल होते हैं ना। जो हार्ट ऊपर ब्लड यहाँ पर आता है, आर्टरिया से लेकर ये वेंट्रिकल पे जो ब्लड आता है, इनके दरमियान जो टाइम होता है वो क्या प्रोलॉन्ग हो जाएगा। मतलब ऊपर से आर्टरी से ब्लड नीचे वेंट्रिकल की तरफ जो है, इनमें टाइम क्या होगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा, टाइम लगेगा ऊपर से ब्लड नीचे आने, क्योंकि कंट्रक्टिलिटी स्लो हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल जो जनरेशन वो कम होगी, कंट्रक्टिलिटी स्लो होगी, ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ कम आएगा। इस जो टाइम जब कम आएगा, कम मतलब स्लो आएगा, जब स्लो आएगा तो टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो इनमें ये साइन भी मिलता है, ठीक है। स्वेलिंग फेस, आइज, एडिमा, माइल्ड एंटी कलर्ड यूरिन भी हो सकता है, ठीक है। हेमोटूरिया मतलब बेसिकली जो यूरिन के अंदर ब्लड का आ जाना। रिसेंट स्ट्रिप इन्फेक्शन, एलिवेटेड, ये BUN जो है ये इसको ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये ब्लड के अंदर यूरिया ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है, किट्रीन भी वेस्ट प्रोडक्ट है। जब फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो ये तीनों की तीनों चीज़ें बड़ी हुई होगी। प्रोटोयूरिया का प्रोटीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होंगे और यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा,
कोशिश करता हूँ कि क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को भी इस लेक्चर में कवर कर दिया जाए, वरना लेक्चर लंबे ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किस वजह से होता है? अगर किसी को एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और वो बार बार एपिसोडिक बार रिपीट हो रहा है, बार बार किसी को होता है, तो ये कंडीशन क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में तब्दील हो जाती है। ठीक है, न्यूमरस ग्लोमेरुलाई इन देयर ट्यूब्यूल्स बिकम स्कार्ड एंड द ब्रांचेस ऑफ द रीनल आर्टरी आर थिक। इसमें होता है कि अगर कोई पेशेंट क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ है तो वो जो ग्लोमेरुलाई होती है ना, वो जो ट्यूब होते हैं, वो सेल स्ट्रक्चर वो ख़राब होना, मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, मज़ीद स्कार होना शुरू हो जाते हैं, मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और मज़ीद वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, थिक हो जाते हैं, मतलब एक्यूट ज़्यादा बढ़ जाना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते थे क्या क्या हो सकता है जब अगर कोई पेशेंट इस कंडीशन के साथ हो कि भाई उसके टिश्यू बहुत ज़्यादा स्कार हो गए और जो ग्लोमेरुलर के बहुत ज़्यादा थिक हो गया, तो उस पेशेंट का क्या होगा? उस पेशेंट सीवियर ग्लोमेरुलर डैमेज, उसके ग्लोमेरुलर जो होते हैं ना, वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो नेटवर्क ब्लड वेसल है, वो ज़्यादा सीवियर डैमेज होगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा? ESRD एंड इसका फुल फॉर्म क्या? अच्छा, मेरे ख्याल पे इसका फॉर्म ये कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़, आई थिंक मेरे हाल पे ये है, मेरा जहन में थोड़ा आ नहीं रहा है। आप कमेंट मुझे लाजमी करें कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अच्छा, उसकी बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें। अगर पेशेंट क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ हो तो उसका पेशेंट को क्या साइन सिम्टम होंगे? तो उसमें वही सम पेशेंट विद डिजीज़, तो कुछ पेशेंट जो थे कुछ वक्त के लिए कोई साइन सिम्टम वगैरह में नहीं है, तो उनको साइन सिम्टम नहीं होते, लेकिन फिर अचानक से स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन डिजीज़ में भी सडन स्टार्ट हो जाती है, अचानक से स्टार्ट हो जाती है। सीवियर नोज ब्लीड भी हो सकता है, स्ट्रोक, सीजर वगैरह हो सकते हैं। जनरल सिम्टम लॉस वेट एंड इरिटेबिलिटी एंड नेक्टोरिया भी हो सकते हैं। नेक्टोरिया कहते हैं रात के टाइम बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए उठना, बार बार यूरिन आउट करने के लिए उठना रात को बाहर, नेक्टोरिया के लिए। नेक्ट कहते हैं रात को, नाइट को, यूरिया कहते हैं यूरिन को। ठीक है, इंटरवेंशन की बात करें, अगर पेशेंट इस तरह के पास क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पेशेंट है तो एज अ नर्स क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, क्या इंटरवेंशन करनी होगी हमने? तो वो क्या? मोनिटर द वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइन लेने हैं, पेशेंट का इनपुट आउटपुट देखना है कि वो कितने लीटर ऑफ वाटर इन करता है, कितना पीता है, कितना वो निकालता है, आउट कितना है। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन का देखना है कि भाई यूरिन के अंदर क्या चीज़ें, प्रोटीन आ रहा है, रेड ब्लड सेल आ रहे हैं, उसके अंदर और चीज़ें आ रही है, वेस्ट नहीं आ रहा, या हेमाटोयूरिया तो नहीं है, उसके अंदर कोई पस वगैरह क्या कहते हैं ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा। ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। तो पेशेंट का वेट भी देखना है, क्योंकि क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ वेट जो है वो भी अभी हमने डिस्कस किया था कि वेट जो है वो लॉस होता है। ठीक है, डाइट रिस्ट्रिक्शन मेनली सोडियम, आपने उस पेशेंट को सोडियम बिल्कुल स्टॉप कर देनी है। ठीक है, और पोटाशियम में भी रिस्ट्रिक्टेड, उसको हो सकता है कि कुछ पेशेंट को पोटाशियम जो वो भी रोक दी जाती है, पोटाशियम भी नहीं दी जाती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओलिगोयूरिया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ख़ास तौर पर उस पेशेंट को पोटाशियम रोकी जाती है जिसके अंदर जो ओलिगोयूरिया मतलब यूरिन आउटपुट कम होता है, ख़ास तौर पर 400 ml से कम 400 ml से जब कम यूरिन आउटपुट होता है उसको ओलिगोयूरिया कहते हैं। अगर पेशेंट ओलिगोयूरिया के साथ है तो उसको पोटाशियम भी रिस्ट्रिक्ट की जाती है, रोक दी जाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि जब एक क्रोनिक कंडीशन होती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की क्रोनिक कंडीशन है, तो वो क्या करती है, प्रॉपरली फिल्ट्रेशन नहीं करती। जब प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो पोटाशियम यूरिन के ज़रिए बाहर नहीं आएगा, जब बाहर नहीं आएगा तो ये बॉडी के अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी जो तादाद है बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू, तो ये भी नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा, एडमिनिस्टर द डायूरेटिक्स, आपने पेशेंट को डायूरेटिक्स देने हैं कि भाई डायूरेटिक्स ऐसे मेडिकेशन होती है जो फ्लूइड को बाहर निकालती, जो ओवरलोड फ्लूइड होता है एडिमा, तो उनको बाहर निकालना ताकि वो जो फ्लूइड है वो कम हो सके। मोनिटर द लंग्स साउंड ऑफ द क्रिकल्स एंड साइन ऑफ द पल्मोनरी एडिमा, आपने पेशेंट का जो है वो पल्मोनरी एडिमा भी देखना है कि भाई उसको कोई पल्मोनरी एडिमा तो नहीं है, कि साउंड चेक, चेस्ट साउंड चेक करना है स्टेथोस्कोप से, क्रिकल साउंड तो नहीं आ रहे। ठीक है, अगर आते हैं तो ये एक इंडिकेशन होती है पल्मोनरी एडिमा की, क्योंकि ये पल्मोनरी एडिमा किस वजह से होता है कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से। मोनिटर द
ब्लड यूरिया एंड नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल, रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में ये चीज़ें लाजमी देखी जाती है क्योंकि क्रिएटिनिन का लेवल भी बढ़ जाता है और ब्लड के अंदर यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, यूरिया की बात करें, देखो यूरिया क्या चीज़ होता है, यूरिया बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यूरिया क्या होता है, यूरिया बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अच्छा, अभी ज़रा यूरिया को थोड़ा समझने की कोशिश करो, यूरिया क्या है, ठीक है। यूरिया जो जैसे हम खुराक वगैरह खाते हैं ना, तो उस खुराक में क्या होता है, प्रोटीन मौजूद होता है, ठीक है। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो ये प्रोटीन क्या होता है, ये किस में बदल जाता है, अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड में बदल जाता है। जब अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन होता है तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज़ में, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। हम प्रोटीन खुराक खाते हैं ना, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर जब इस अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन होती है, इस अमाइनो एसिड के ऊपर जब ब्रेक डाउन होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अमोनिया में। तो अमोनिया क्या होता है, ये बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह। जैसे ये अमोनिया लीवर में जाता है तो लीवर इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देती है, यूरिया में। फिर ये अमोनिया जब यूरिया में कन्वर्ट होता है तो फिर ये यूरिया क्या होता है, किडनी के थ्रू बाहर आता है। तो यूरिया बेसिकली इस तरीके से बनता है, ठीक है। अभी क्रिएटिनिन की बात करते हैं तो क्रिएटिनिन क्या होता है, क्रिएटिनिन देखो ये मसल मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। क्रिएटिनिन की अगर हम बात करते हैं तो क्रिएटिनिन क्या होते हैं, मसल मेटाबॉलिज्म जब होती है ना, तो उसमें क्या होता है, एक क्रिएटिनाइन फॉस्फेट के नाम से होते हैं। ये क्रिएटिनाइन फॉस्फेट क्या होते हैं, मसल्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये मसल्स को हेल्प करते हैं, एनर्जी के लिए उसको हेल्प करते हैं। लेकिन जब उसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो उससे क्या निकलता है, क्रिएटिनाइन फॉस्फेट से क्रिएटिनिन बनता है। जब ये क्रिएटिनिन ये हमारे बॉडी के लिए वेस्ट होता है तो ये क्रिएटिनिन पर ब्लड के थ्रू किडनी से फिर यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। तो क्रिएटिनिन मसल मेटाबॉलिज्म की वजह से बनता है और ये जो यूरिया है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की वजह से, ठीक है। अच्छा, एक्यूट रीनल फेलियर की बात करें कि भाई, तो एक्यूट रीनल फेलियर की वही दोबारा से बात की, आल्सो नोन एज एक्यूट किडनी इंजरी भी कहा जाता है। इसमें सडन डिक्रीज द रीनल फंक्शन कैन बी रिवर्सिबल। अच्छा, ये जो एक्यूट रीनल फंक्शन फेलियर है ये रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, काज की बात करें, इशू विद द परफ्यूजन ऑफ टू द किडनी। देखो यहाँ पर क्रोनिक में मसला होता क्या है कि परफ्यूजन टू द किडनी। परफ्यूजन का मतलब है भाई किडनी को जितना अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए था फिल्टर करने के लिए उतना नहीं मिल रहा, इशू बन जाता है, मसला बन जाता है। तो परफ्यूजन उसे कहते हैं भाई वो प्रॉपरली नहीं मिल रहा उसको किडनी की। तो उसमें होता क्या है, प्री रीनल का मतलब क्या है, लीड टू डिक्रीज द फंक्शन आउट ऑफ द किडनी। व्हाट कैन लीड टू द कंडीशन, डैमेज ऑफ द हार्ट मसल, unable to the contract and blood, MI decrease the cardiac output, bleeding and massive internal or external। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो मसला होता है ना, ये जो किडनी के ऊपर ये जो इतना सारा मसला बनता है, ये लाजमी नहीं कि किडनी के ऊपर, ये कुछ और भी मसले हो सकते हैं, उसकी वजह से भी किडनी जो है वो ख़राब हो सकती है। वो मसले बताए गए। अगर मान लें कि भाई ये एक पेशेंट है, ठीक है, ये एक पेशेंट है, आप मान लें अगर इस पेशेंट को भाई हार्ट मसल जो है उनके अंदर मसला डैमेज हो गया, ठीक है, बाकी बिल्कुल ठीक ठाक है, हार्ट मसल डैमेज हो गए। जब हार्ट मसल डैमेज हो गए तो उसको क्या होगा, तो फिर हार्ट के मसल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो डैमेज हो गए, काम नहीं करे। जब हार्ट के मसल प्रॉपरली कमज़ोर हो गए तो उसके अंदर जो कंट्रक्शन की एबिलिटी होती है, ब्लड को कंट्रक्ट करने की एबिलिटी होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर कार्डियक आउटपुट कम होगा। जब उसके नतीजे में जब ये मतलब ये मसल ही डैमेज हो गए, ख़राब हो गए, कंट्रक्शन ख़राब होती है, पेशेंट को MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसके नीचे लिखा है MI काज होगा। जब एक पेशेंट को MI काज हो जाता है, मसल ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब मसल ख़राब होगी तो प्रॉपर कार्डियक आउटपुट नहीं निकलेगा। अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल बंदे में 1 मिनट में एग्जांपल के तौर पर 100 ml निकल रहा है आउटपुट, तो अगर किसी को MI हो गई तो हो सकता है कि 50 ml निकले, हो सकते हैं 70 ml निकले, हो सकते हैं 30 ml निकले, हो सकते हैं 60 ml निकले। अब जब ये कम होगी, नॉर्मल से कम होगी, तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कम। जब आउटपुट कम होगा तो किडनी को ब्लड कितना पहुँचेगा, कम पहुँचेगा। तो परफ्यूजन ऑफ किडनी कम हुई, परफ्यूजन टू द किडनी कम हुआ या नहीं। जब किडनी को डिमांड कम मिलेगा, किडनी को वर्कलोड और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, काम करने कंपनसेट कर, तो उसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो सकती है। दूसरा, अगर किसी को कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, सर्कुलेशन में ब्लीडिंग कम हो, तो उस ब्लीडिंग कम होने की वजह, ब्लड कम होने की वजह से भी किडनी को ब्लड नहीं मिल रहा, उसकी वजह से भी किडनी को मसला हो सकता है। डिहाइड्रेशन,
जब एक पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है, उसमें फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो उसमें हाइपोवोलेमिया होता है ना, तो जो फ्लूइड हाइपोवोलेमिया कहते हैं, जो प्रॉपर जो ब्लड सर्कुलेशन था, जितना ब्लड का वॉल्यूम था वो कम हो जाना। तो जब डिहाइड्रेशन होगी तो हाइपोवोलेमिया होगा, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है वो कम होगा, जब फ्लूइड कम होगा तो नॉर्मल वॉल्यूम कम होगा, तो किडनी की तरफ जो फ्लूइड जा रहा है वो कम जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम जाएगा, किडनी को जितनी मिकदार में चाहिए था नहीं मिलेगा, तो किडनी वहाँ पर दोबारा उसको नुकसान होगा, तकलीफ़ होगा। बर्न्स कोई जल जाए तो उसकी वजह से भी इंसान बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है। तो ये तमाम जो है काज है किडनी को, ये किडनी के अलावा और काज है जिसकी वजह से ये नुकसान हो सकता है। अब ये उसके फेस बता रहा है, ये जो हमने बात की ना, ये जो बेसिकली क्रोनिक जो हमने डिस्कस कर रहे थे ना, ये क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात, अब ये उनकी फेसों की बात और ये फेस 1 में हमने ये बात की, ठीक है। अभी दूसरी की बात करें, दूसरे कहते हैं इंट्रा रीनल फेस कहलाई जाती है। पहले तो हमें किडनी के अलावा जो डैमेज उसकी वजह से किडनी का मसला, दूसरा है इंट्रा रीनल, इसमें डैमेज टू द किडनी के अंदर ही नुकसान हो जाता है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, जैसे कोई इंसान ज़्यादा नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है, एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है या कीमोथेरेपी या कोई और ड्रग्स वगैरह दे रहा है, तो उनकी वजह से किडनी इटसेल्फ ही ख़राब हो सकती है। ये इंट्रारीनल काजेज़ हो सकती है। इन्फेक्शन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, वो स्ट्रेप्टोकोकस जो हमने बात की थी, उस इन्फेक्शन या कोई इंजरी वगैरह हो जाए, तो ये इंटरनल फैक्टर कहलाए जाते हैं रीनल को नुकसान पहुँचाने के लिए। फेज़ 1 में हमने बात की कि भाई एक्स्ट्रा जो किडनी के बाहर जो चीज़ें वो नुकसान पहुंचाए, दूसरा किडनी के अंदर। तीसरी की बात करें पोस्ट रीनल की बात करें, ब्लॉक इन द यूरिनरी ट्रैक्ट आफ्टर द किडनी और यूरेथ्रा दैट प्रिवेंट द ड्रेनिंग आउटर ऑफ द यूरेथ्रा। कोई ब्लॉकेज वगैरह आ जाए भाई, कोई स्टोन वगैरह आ जाए, कोई मसला वगैरह आ जाए, तो क्या होगा, तो उस ब्लॉकेज से क्या होगा भाई, जो ब्लड है वो यूरिन है वापस ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, तब भी किडनी के ऊपर प्रेशर डेवलप होगा, तब भी। फॉर एग्जांपल मान लो ये यूराइटर्स है, ठीक है, या कोई ब्लडर है या यूरेथ्रा, कहीं पे भी स्टोन बन गया, वो स्टोन यूरिन को ऊपर से आने नहीं देगा, रोकेगा, तो यूरिन ऊपर की तरफ वापस जाएगा या नहीं जाएगा। जब यूरिन ऊपर बनना है वापस जाएगा तो ऊपर किडनी के ऊपर, पेल्विस के ऊपर प्रेशर, किडनी के ऊपर प्रेशर, वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पर भी डैमेज कर देगा। इंक्रीज द प्रेशर इन द किडनी प्लस वेस्ट डिक्रीज द किडनी फंक्शन, ठीक है। एक तो किडनी के ऊपर प्रेशर बन गया, ऊपर वेस्ट भी है, ऊपर से डिक्रीज द फंक्शन, तो नुकसान पहुँचा देगा। ये रीनल, इसके काज क्या है, रीनल कैल्कुलाई इनलार्ज द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी क्योंकि ये क्या कर देगा, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है तो ये यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगा, यूरिन आउटपुट कम, प्रेशर ऊपर डेवलप हो जाएगा। न्यूरो इंजरी, स्ट्रोक एंड ब्लडर डज नॉट एम्पैथी प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल बाजू का ऐसे होता है ना, क्योंकि हमारी न्यूरोलॉजिकल जब इंजरी हो जाती है, नर्व इंजरी होती है, तो किडनी जो ब्लडर है उसके ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, उसके ऊपर जब स्ट्रेच रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जब किसी को नर्व की इंजरी होती है तो ब्रेन से भाई प्रॉपर, अगर ब्लडर फुल भी है, ऊपर से सिग्नल नहीं आ रहे, उसको स्टिमुलेशन नहीं मिली, तो ब्लडर एम्पैथी प्रॉपर नहीं होगा, तो जब यूरिन ज़्यादा आउट रहेगा वहाँ पर तो ऊपर प्रेशर डेवलप होगा, तब भी नुकसान है। अच्छा, बेसिक अबाउट द किडनी की नॉर्मल चीज़ें बताई गई कि भाई 1 से 2 लीटर पानी पीना है, ठीक है। एडल्ट वाइड मतलब 1 से 2 लीटर जो है पर डे के अंदर यूरिन आउटपुट होता है। यूरिन कंसिस्ट ऑफ द व्हाट आवर द बॉडी डजंट नीड। यूरिन उन चीज़ों को बॉडी उन चीज़ों को बाहर निकालती है, यूरिन उन चीज़ों को बाहर निकालता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि आयंस में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मतलब जितने नॉर्मल होने चाहिए वो तो रहते हैं, बाकी जितने ज़्यादा होते एक्स्ट्रा हो जाते तो उसको निकाला जाता है। वाटर जितना होगा उसको रोकेगा, जितनी ज़रूरत होगी रुकेगा, बाकी बाहर जाएगा। यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और यूरिया का मैंने अभी आपको बता दिया, काफ़ी क्लियर मैंने आपको समझा दिया। यूरिया जो होता है वो वेस्ट फ्रॉम द प्रोटीन ब्रेक डाउन इन द किडनी। कैसे ब्रेक डाउन होता है वो मैंने आपको बता दिया। क्रिएटिनिन जो होते हैं वेस्ट फ्रॉम द मसल्स ब्रेक डाउन। मसल मैंने आपको बताया क्रिटाइन फॉस्फेट होता है, वो क्रिटाइन फॉस्फेट मसल को बेसिकली एनर्जी के लिए काम करता है। जब उसकी ब्रेकडाउन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, तो वो क्रिएटिनिन बन जाता है। क्रिएटिनिन जो है वेस्ट होता है हमारी बॉडी के लिए। अच्छा, लेब्स, अगर किसी पेशेंट की लेब की बात करें तो ये फेस बताए गए हैं कि भाई
इसमें सबसे पहले हम देखिए क्रिएटिनिन लेवल चेक करेंगे। तो क्रिएटिनिन लेवल जो होता है नॉर्मल जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 0.6 से लेकर 1.20 mg/dl है, ठीक है। क्रिएटिनिन अच्छा ये DL तो नहीं हो सकता ये, अच्छा DL हाँ मैं आगे बताता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा मुझे मिसिंग लग रहा है। क्रिएटिनिन इज़ अ वेस्ट फ्रॉम द मसल ब्रेकडाउन, ठीक है। हमने बात की कि मसल ब्रेकडाउन का वैसे इज़ अ स्लोली फिल्टर फ्रॉम द ब्लड वे ऑफ ग्लूमेरुलस इज़ नॉट अ रीअब्जॉर्ब सीक्रेट इन नेफ्रॉन। ग्लूमेरुलस के अंदर ये फिल्टर होता है, बाहर निकलता है, रिअब्जॉर्प्शन इसकी नहीं होती है, ठीक है, बाहर निकलता है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट, किडनी एबिलिटी टू हैंडल क्रिएटिनिन, ये 85 से लेकर 125 mg जो है ml है, ये पर मिनट होता है, ठीक है, ये पर मिनट हो सकता है। यहाँ पर इन लोगों ने तो mg और DL लिखा है, ये तो इस तरह नहीं हो सकता। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो पहले क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट की बात जहन में रखना। ये क्या होता है, जो ग्लूमेरुलस होता है ना उसका नॉर्मल काम क्या है भाई, ब्लड आया, फिल्टर किया, वेस्ट को बाहर निकालना। तो ये जितना वेस्ट को बाहर निकाल दे तो उस वेस्ट के अंदर क्रिएटिनिन भी होता है ना, नॉर्मल किडनी, तो उस नॉर्मल क्रिएटिनिन को बाहर निकाल देता है। तो ये क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट कहलाया जाता है। क्या होता है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट कहलाया जाता है। ये ध्यान में रखना कि क्रिएटिनिन जो है वो ब्लड से रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पर फीमेल के और मेल के यहाँ पर लोगों ने बात की है, ये इनको दोनों आप समझाता हूँ। देखो अगर किडनी के पास जो फ्लूइड आता है ना, जो प्लाज्मा फ्लूइड आता है सारा, तो उसके अंदर क्रिएटिनिन भी मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल 100 से या 125 ml या 100 ml मान ले, 100 ml फ्लूइड आता है, कितने में आता है, 100 ml फ्लूइड आ रहा है, किस में, पर मिनट की बात करें, पर मिनट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मिनट, इनकी मिनट की बात होती है, यहाँ पर इन लोगों ने DL की बात, डेसीलीटर की बात होगी, पर मिनट की बात होती है, ठीक है। अगर 1 मिनट के अंदर किडनी के अंदर 100 ml ऑफ प्लाज्मा या 85 से लेकर 125 ml तक ऑफ प्लाज्मा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर या मेल के अंदर 95 से लेकर 140 ml तक आ रहा है, तो उनमें से क्या होता है कि भाई जितना भी उनके अंदर क्रिएटिनिन हो, मतलब लाजमी नहीं है कि जो उसके अंदर हो सकता है कि 1% हो, 0% हो, 0.% हो, जितना भी क्रिएटिनिन हो, किडनी उसको प्रॉपरली उस फ्लूइड से उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। दैट्स व्हाट क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट कहलाया जाता है। यहाँ पर इन लोगों ने दिया है कि 85 से लेकर 125 mg क्रिएटिनिन। भाई यहाँ अगर इसको देखें, क्रिएटिनिन का जो नॉर्मल यहाँ पर लिखा हुआ है ना 0.5 से लेकर 1.20 तक नॉर्मल रेंज यहाँ बताया, तो 85 कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर फ्लूइड की बात हो रही है कि 85 ml से लेकर 125 ml जो प्लाज्मा आ रहा है उसके अंदर जो क्रिएटिनिन की तादाद होगी, चाहे वो जितनी भी हो, उसको प्रॉपरली फ़िल्टर करते हैं। तो फीमेल के अंदर इतना फ्लूइड आता है और मेल के अंदर इतना। BUN का मतलब यह है कि ब्लड, यूरिया और नाइट्रोजन। नॉर्मल रेंज होते हैं 6 से लेकर 20 mg/dl, ठीक है। अच्छा, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करें, नॉर्मल जो ग्लूमेरुलस होता है ना वो अपने कितना फ़िल्टर करता है, 90 ml फ़िल्टर करता है। यहाँ पर लिखा ml पे बात आ गई, पर मिनट और हायर, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर जो लिखे एक्यूट रीनल फेलियर, ये अगर ये एक नॉर्मल बात की गई है, ये तो एक नॉर्मल है भाई, किडनी जो होती है ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 90 ml जो है वो पर मिनट के हिसाब से नॉर्मल है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर एक पेशेंट है वो ARF के साथ है, एक्यूट रीनल फेलियर के साथ है, तो डिक्रीज़ द GFR, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ होगी, लाजमी बात है डिक्रीज़ होगी, क्योंकि एक्यूट रीनल फेलियर के साथ है, उसकी ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन ख़राब है, प्रॉपर नहीं हो रही, तो डिक्रीज़ द ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जब ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ कैसे होगी, उसमें डिक्रीज़ आउटपुट, यूरिन आउटपुट कम है, तो जब यूरिन आउटपुट कम होगा तो इंक्रीज़ द वाटर इन द बॉडी। जब यूरिन आउटपुट कम है तो बॉडी के अंदर जो वाटर ऊपर से इनटेक, वो पानी पी रहा है लेकिन आउटपुट कम है, तो वाटर बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब आउटपुट कम है और ये ज़्यादा है तो इसकी वजह, इनपुट ज़्यादा है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर वाटर की तादाद ज़्यादा होगी, एडीमा भी काज हो सकता है बॉडी के अंदर, हाइपरटेंशन भी काज हो सकती है, HTN हाइपरटेंशन। अच्छा, फिर इंक्रीज वेस्ट, एजोटीमिया, ये क्या कहते हैं, एजोटमिया किसे कहते हैं, एसिडोसिस। देखो इसको जहन में रख, नॉर्मल किडनी क्या करती है, हाइड्रोजन आयंस को यूरिन के ज़रिए बाहर निकालती है,
और जो बाइकार्ब है इसको रोक के रखती है प्रॉपर, जितना इसके नॉर्मल रोकना है, जितना इसके लिए ज़रूरत होता है, तो एसिड बेस बराबर होता है। लेकिन अगर एक पेशेंट जो है वो एक्यूट ग्लूकोनेफ्राइटिस के साथ होता है, किसके साथ हो, एक्यूट ग्लूकोनेफ्राइटिस के साथ हो पेशेंट, तो उसमें होता क्या है, उसमें ये होगा कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन आयन डजंट रिमूव, क्योंकि प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो हाइड्रोजन आयंस बाहर नहीं निकलेंगे। जब हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं निकले तो बाइकार्ब जो है वो डजंट नहीं बनेगा और उसकी जो प्रॉपर एम्बेलेंस ख़राब हो जाएगी, तो पेशेंट एसिडोसिस कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, अभी एजोटमिया क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अभी देखो इस वर्ड्स को जहन में रखना, इस बाकी को मैं रिमूव कर देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ। इस वर्ड्स को जहन में रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो जब फ़िल्ट्रेशन ख़राब होती है ना, और उस फिल्ट्रेशन जैसे ख़राब होती है तो उस फिल्ट्रेशन जब ख़राब होगी प्रॉपरली वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा। तो जब किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल पाती ना, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों वेस्ट है। जब यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ेगा ना तो इस कंडीशन को एजोटोमिया कहा जाता है, एजोटमिया कहा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से भी आप इसको पढ़ सकते हो, तो ये आप इस कंडीशन को जहन में रखना। अच्छा, स्टेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर की स्टेज की बात करें भाई, इसके कुछ स्टेज, इनिशियल स्टेज में क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलियर के स्टेज जहन में रखना। एक्यूट रीनल फेलियर के स्टेज कितने हैं, 4 स्टेज है इसके। इनिशियल स्टेज में अगर कोई पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर के साथ है तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम द कास्ट किडनी एंड एंड्स विद द साइन ऑफ सिम्टम। सबसे पहले जरासीम इंटर होगा, वो क्या करे, जब जरासीम स्टार्ट फ्रॉम द कास्ट ऑफ द किडनी के अंदर मसला, जरासीम स्टार्ट और साइन सिम्टम अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर फ्यू आवर्स सीवियर डेज, ये जो कंडीशन होती है, ये जो फेस होता है ना, ये कुछ घंटों से कुछ दिनों तक भी जा सकता है। ये इनिशियल स्टेज कुछ फ्यू आवर्स से सीवियर डेज तक भी जा सकता है। मस्ट फाइंड द काज एंड प्रिवेंट द लॉन्ग टर्म डैमेज ऑफ द। इस इनिशियल स्टेज में क्या किया जाता है, सबसे पहले साइन सिम्टम जब आ जाते हैं तो डॉक्टर फ़ौरन उसको काज को पहचानते हैं कि भाई ये किस वजह से है, और उसको मैनेज करता है ताकि वो फर्दर नेफ्रॉन जो है उसको डैमेज वगैरह ना पहुँचे। ओलिगोयूरिया, अगर ये स्टेज फेल हो जाए तो स्टेज 2 में क्या होता है, फेज़ 2 में क्या होता है, एक अगर पेशेंट स्टेज 1 को क्रॉस करके स्टेज 2 में आ जाए तो एक्यूट रीनल फेलियर की बात करें, यहाँ पर अभी मैंने बात की एक्यूट रीनल फेलियर, तो एक्यूट रीनल फेलियर स्टेज 2 में ओलिगोयूरिया स्टेज होता है। ओलिगोयूरिया क्या होता है, सम पेशेंट स्किप दिस स्टेज एंड डायरेक्टली एंटर द नेक्स्ट। कुछ पेशेंट को ये स्टेज होता है, कुछ पेशेंट इससे अगले 3rd स्टेज के पास चले जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट को स्टेज 2 भी होता है। स्टेज 2 में क्या होता है कि वो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, कम से कम 400 ml से कम। अगर एक पेशेंट एक दिन में 400 ml से कम यूरिन आउटपुट करे तो उसको ओलिगोयूरिया कहलाया जाता है। ठीक है, व्हाट विल बी हैपन इन दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या किया जाता है, इस होता क्या है इस स्टेज में, डिक्रीज द, इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है डिक्रीज, और जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है और क्रिएटिनिन है ये बढ़ जाते हैं। एडवाइस लो प्रोटीन डाइट, और पेशेंट को प्रोटीन डाइट के लिए कम एडवाइस है लो प्रोटीन डाइट। अच्छा, हाइपरकिलीमिया, क्योंकि पोटेशियम आउटपुट कम है, ब्लड के अंदर पोटेशियम प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं हो रहा है, बाहर कम निकल रहा है, तो उसकी वजह से ऊपर के यूरिन पुट आउट कम है ना, जब यूरिन पुट आउट कम होगा तो पोटेशियम भी आउटपुट कम होगा ना। जब पोटेशियम आउटपुट कम होगा तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर पोटेशियम की लेवल बढ़ जाएगा। तो इस पेशेंट को ये भी साइन मिलेगा हमें कि हाइपरकिलीमिया, पोटेशियम के लेवल का जो 5.1 से इसका लेवल ज़्यादा होगा। रोल आप एज अ नर्स ने क्या रोल परफॉर्म करना है, रिस्ट्रिक्ट द पोटेशियम रिच फूड, भाई वो खुराक जिसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा वो नहीं खाना, क्योंकि ऑलरेडी पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा मॉनिटर द EKG, मतलब ECG की बात हो रही है। ठीक है भाई, इसमें आप अगर उसकी ECG देखोगे तो उसका T वेव जो होगा वो टाल होगा, और QRS को आप देखेंगे। ये जब आप ECG देखते हैं, जब इंशाल्लाह लेक्चर ECG पर भी रिकॉर्ड करूँगा तो आप लोग ये T वेव और ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और जब वाइट QRS की बात करें तो जो QRS को आप जब देखेंगे, ECG की जो पट्टी होती है उस पर आप QRS को देखेंगे तो वो वाइड, मतलब उसकी जो डिस्टेंस होगी वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। प्रोलॉन्ग PR इंटरवल मैंने आपको पहले बताया था कि PR इंटरवल किसे कहते हैं कि ऊपर जो आर्टरिया से वेंट्रिकल के दरमियान जो ब्लड आ रहा है तो उसका टाइम जो है प्रोलॉन्ग हो जाना।
अच्छा, इंक्रीज़ द एडिमा रिस्क ऑफ द पल्मोनरी एडिमा। इस पेशेंट में भाई एडिमा भी रिस्क ज़्यादा होता है। आप नर्सिंग रोल क्या करना है, आपने फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड इंटेक। पहले से एडिमा है तो ज़्यादा फ्लूइड उसको नहीं देना इंटेक। स्ट्रिक्ट एंड इनपुट आउटपुट डेली, आई एंड ओ जो लिखा है ना, इनपुट एंड आउटपुट डेली, आपने उसको वो भी देखना है। उसका डेली वेट चेक करना है हर रोज़। असिस्ट द स्विलिंग एंड हार्ट सराउंड लंग्स, हार्ट साउंड, आपने उसकी स्विलिंग देखना है कि भाई उसके पैरों पर, उसके एंकल्स पर कोई स्विलिंग वगैरह तो नहीं, इन चीज़ों को देखना है। उसके हार्ट साउंड को देखना है। पोटाशियम के लेवल के जब आप बढ़ जाते हैं तो ये क्या कहते हैं, नॉर्मल कार्डियक रिदम जो उनको डिस्टर्ब कर देता है। लंग साउंड भी देखने, क्रिकल्स देखने हैं कि उसको पल्मोनरी एडिमा वगैरह तो नहीं है। मोनीटर द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ऑक्सीजन सिचुएशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये चीज़ें देखनी है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी देखना है। पेशेंट अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ हो तो उसको कन्फ्यूजन भी हो सकती है। ये वर्ड्स लिखे ना कुछ, ये क्या वर्ड्स लिखे, अच्छा ये जो वर्ड्स लिखे ना क्यूसिमल ब्रीथिंग का, ये क्यूसिमल ब्रीथिंग, ये कहते हैं वैसे डीप और रैपिड रेस्पिरेशन को क्यूसिमल ब्रीथिंग कहलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्यूसिमल ब्रीथिंग, डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन, ब्लू ऑफ CO2। इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ये इसलिए तो कन्फ्यूजन, इसमें क्या किया जाता है, इस पेशेंट को बार बार तेज़ ब्रीथिंग करता है ना, मतलब क्यूसिमल ब्रीथिंग करता है, डीप और रैपिड ब्रीथिंग करता है। वो इस वजह से करता है ताकि वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो कंडीशन उसको कंपनसेट करे, बॉडी को कंपनसेट करने की, नॉर्मल करने की कोशिश करती है। तो उस कोशिश में बॉडी क्या करती है, क्यूसिमल ब्रीथिंग करती है। क्यूसिमल ब्रीथिंग मतलब डीप ब्रीथ करती है और रैपिड ब्रीथिंग करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर जाए और बाइकार्ब और उसकी जो नॉर्मल जो मैकेनिज़्म है वो नॉर्मल हो जाए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन नॉर्मल में आ जाए। अच्छा, डायूरेसिस की बात करिए, थर्ड फेज है। इसमें क्या होता है भाई, नेफ्रॉन, इस थर्ड फेज में क्या होता है, जो नेफ्रॉन डैमेज होता है उसकी रिकवरी होना शुरू हो जाती है। जो क्योंकि जब मेडिसिन दी जाती है और फिर थोड़ा इलाज होता है, फिर आहिस्ते डायूरेसिस फेज़ आ जाता है, मतलब इसमें यूरिन जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। नेफ्रॉन जो है अपना रिकवरी की तरफ आ जाती है। ब्लड प्रॉपरली थोड़ा बहुत फ़िल्टर, प्रॉपरली नहीं मगर थोड़ा बहुत फ़िल्टर करना स्टार्ट कर देती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है इम्प्रूव होता है, स्टेबल नहीं होता लेकिन पहले से बेहतर हो जाता है। और जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पहले से बेहतर हो जाता है तो यूरिया और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्रिएटिनिन, इसको भी बाहर निकालना शुरू कर देता है, तो ये भी डिक्रीज़ हो जाती है बॉडी के अंदर। फिर इससे आहिस्ते आहिस्ते जब नॉर्मल फिल्ट्रेशन होती है तो जो वर्डिंग होती है 3 से 6 ml तक, 3 से 6 लीटर जो है पर डे निकालना शुरू हो जाती है। ये थर्ड फेज है, एक्यूट रीनल जो डिजीज़ है उसका थर्ड फेज है। ठीक है, इसमें मतलब रिकवरी की तरफ पेशेंट जाना शुरू हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, जब वो एक पेशेंट मतलब 3 से लेकर 6 ml तक, 3 से 6 लीटर तक वो आउटपुट निकालता है, यूरिन आउटपुट करता है, तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक एंड डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, हाइपोकैलेमिया की तरफ चले जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह हाइपोवोलेमिया क्यों जाता है, क्योंकि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आउटपुट करता है, जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी कम हो जाता है, पेशेंट डिहाइड्रेशन की तरफ भी जाता है, हाइपोटेंशन की तरफ, बीपी भी कम होता है, हाइपोकैलेमिया की तरफ भी जाता है। लास्ट फ्रॉम द ये जो स्टेज है डायूरेसिस वाला स्टेज जो है ये वीक से लेकर 3 वीक तक भी जा सकता है। अगर मतलब ये है कि भाई अगर ये फेज स्टार्ट हो गया ना कुछ वक्त बाद, तो जिस वीक से स्टार्ट हो तो उस वीक से लेकर 3 वीक होते हैं इस फेज को कवर करने में। लास्ट है रिकवरी स्टेज। इसमें क्या होता है, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रिटर्न नॉर्मल हो जाता है, रिकवरी स्टेज में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल रिटर्न हो जाता है, 102 लीटर पर डे यूरिन आउटपुट होता है, जो भी वेस्ट है वो नॉर्मली बाहर निकलते हैं। कैन टेक ईयर ऑफ मोर and depends on the amount of kidney damage plus patient age and some develop CKD, chronic kidney diseases। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो होता है कैन टेक अ ईयर ऑफ मोर एंड डिपेंड, ये मतलब इसको टाइम लगता है रिकवर होने में, मतलब ये पेशेंट की एज पे डिपेंड करता है, किडनी डैमेज पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम, और अगर ज़्यादा किडनी डैमेज है, ज़्यादा पेशेंट की एज है तो उसको रिकवरी में टाइम लगता है। अगर नॉर्मल किडनी डैमेज है, पेशेंट भी यंग है तो उसको रिकवरी में जल्दी लग सकता है। कुछ पेशेंट जो होता है उनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है, मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज़ का मतलब है कि भाई उसको परमानेंट डैमेज वगैरह हो जाती है किडनी में। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट जो है किडनी द काज ऑफ द करेक्ट इफ़ पॉसिबल, मतलब सबसे पहले आपने काज को देखना है कौन से काज है। अगर हाइपोवोलीमिया है या सेप्टिसीमिया है
तो रिस्टोर द सर्कुलेशन, भाई अगर हाइपोवोलीमिया है, ब्लड वॉल्यूम कम है या कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो भाई ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो फिर आप ब्लड रिप्लेसमेंट भी करते हो, प्लाज्मा वगैरह या कोई सेलाइन वगैरह आप उसको लगाते हो। मेंटेन द सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लीवर और अवॉइड द नेफ्रोटिक ड्रग्स से आपने अवॉइड करना है, ये उसकी मैनेजमेंट बताई गई है। फ्लूइड ओवरलोड अगर हो जाता है, अगर पेशेंट है, ठीक है, अगर उसमें फ्लूइड ओवरलोड होता है तो उसमें क्या साइन चीज़ है, दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ द, उसको नोज़िया भी होगा। अगर पेशेंट ने फ्लूइड ओवरलोड के साथ है तो उसको नोज़िया भी होगा, ठीक है, हेडेक भी हो सकता है, लेथार्जी, जो जुगुलर वेन हो तो उसका प्रेशर भी एवेलुएट हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, एसाइटिस मतलब पेट के अंदर पानी भी बढ़ सकता है, फ्लूइड एंड पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन भी हो सकता है। प्लूरल एंड पेरिकार्डियल, प्लूरल कहते हैं मतलब लंग्स के जो बाहर वाले हिस्से होते हैं ना, वहाँ पर फ्लूइड का एक मतलब जमा हो जाना, या पेरिकार्डियल इफ्यूजन उस, ठीक है, हाइपोटेंशन, ये तमाम जो थे फ्लूइड ओवरलोड, अगर पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड के साथ है तो ये चीज़ें उनके अंदर हो सकती है। तो आपने फ्लूइड ओवरलोड को मैनेज करना होता है, ठीक है। इसको आप मैनेज कैसे कर सकते हो, साल्ट एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन, पेशेंट को भाई अगर फ्लूइड ओवरलोड है तो पानी ना पिलाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे, और साल्ट, क्योंकि सोडियम जो है वाटर को रिटेंशन करती है, डाईयूरेटिक्स ड्रग्स दो ताकि वाटर बाहर निकाला जा सके। इफ़ एबव द मेजर फेल, अगर कोई इस तरह हो रहा है तो भाई ज़्यादा ज़रूरत तो डायलिसिस भी की जाती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, नॉर्मली किडनी क्या करती है, हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालती है और जो क्या कहते हैं बायोकार्ब है उसको रोकती है ताकि नॉर्मल जो है वो मेंटेन रहे चीज़ें। लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइड्रोजन मस्ट बी एक्सक्रीड बाय द किडनी टू प्रिजर्व एसिड बेस बैलेंस होमोस्टेसिस, ठीक है। जब तो इसमें ये क्या होगा भाई, इसको यहाँ पर निकालना लाजमी है, तो आपने क्या करना होगा, हाइड्रोजन आयन मस्ट बी एक्सक्रीड बाय, तो इसको अगर ये नहीं, अगर हाइड्रोजन आयन किडनी से बाहर नहीं निकलेगा तो भाई बायोकार्ब भी ख़राब होगा, एसिड बेस बैलेंस ख़राब होगा, होमोस्टेसिस डिस्टर्ब होगी। तो भाई आप इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन आयंस को लाजमी किडनी ने बाहर निकालना है ताकि एसिड बेस बैलेंस बराबर, होमोस्टेसिस बराबर रहे। ड्यू टू द रीनल फेलियर इज द एसिड एक्यूमुलेट इन द बॉडी रिजल्टिंग फॉर द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर फॉर एग्जांपल रीनल फेलियर है तो फिर हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर नहीं निकलते हैं, जब हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेंगे तो एसिड बेस जो है वो डिस्टर्ब होगा, होमोस्टेसिस डिस्टर्ब होगा, तो पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन की तरफ चला जाता है। इस पेशेंट को मैनेज कैसे करना है भाई, आपने डाइटरी प्रोटीन को रोक देना है, सोडियम बाइकार्ब आपने उसको देना है, और डायलिसिस अगर ज़रूरत है तो वो डायलिसिस की ज़रूरत है तो वो आपने करनी है, ठीक है। अच्छा, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें, अगर लाजम किडनी जब मसला होती है तो वो एक हार्मोन बनाती है जिसको एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। तो वो एरिथ्रोपोएटिन क्या करती है, बोन मेरो को स्टिमुलेट करती है कि भाई आप रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करो। जब बोन मेरो ज़्यादा रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करते हैं तो इस प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी किडनी काम नहीं कर रही तो फिर एरिथ्रोपोएटिन के नाम से जो हार्मोन है फिर ये ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, ये इसके इंजेक्शन भी आते हैं। जब किडनी नेचुरली इस हार्मोन को नहीं बना रही तो फिर इस हार्मोन के इंजेक्शन आते वो लगाए जाते हैं, क्योंकि किडनी तो काम नहीं कर रही, उसकी वजह से पेशेंट किस में जाएगा, एनीमिया की तरफ जाएगा। तो पेशेंट को एनीमिया से रोकने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि दोबारा से बोन मेरो स्टिमुलेट हो, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करे, और ताकि वो पेशेंट जो है वो उसकी एनीमिया कवर हो सके। यूरेमिक सिंड्रोम किसे कहते हैं, इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कोमा एंड मैनेजमेंट। जब आउटपुट नहीं होता, वेस्ट रुक जाता है तो उसकी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ चीज़ें हैं वो जिसमें अगर पेशेंट, लाजमी बात है जब आउटपुट नहीं होगा तो उसकी वजह से ये सारे मसले क्रिएट हो जाते हैं। पेशेंट को नोज़िया भी होगा एंड भूख भी नहीं लगेगा, वोमिटिंग भी होगी, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कोमा भी हो सकता है। तो इस तमाम कंडीशन को यूरेमिक सिंड्रोम कहा जाता है। तो इस यूरेमिक सिंड्रोम जो होता है उसके लिए इमरजेंसी डायलिसिस की बड़ी ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ तक के लिए हमारा काफ़ी है, फिर हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बाद हम नेक्स्ट उनमें स्टार्ट करेंगे। तकरीबन मेरे ख्याल पे 60 स्टार्ट यहाँ पर कवर हो गए हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।